नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रकाश केरे हैं जो कि दिल्ली में प्रभात खबर के ब्यूरो प्रमुख हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है चर्चा में। शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के स्तंभकार अपने आनंद वर्धन है। आनंद, आपका भी स्वागत है। आनंद हमसे पटना से जुड़ रहे हैं। नमस्कार। और इसके अलावा हमारे अपने सह संपादक सहयोगी शार्दुल कात्यायन भी हैं हमारे साथ। शार्दुल, आपका भी स्वागत चर्चा में। हेलो। और इस चर्चा में मेघनाद अभी नहीं जुड़े हुए हैं, मेघनाद बाद में जुड़ेंगे। और मेघनाद इस समय बंगाल के दौरे पर है, आप लोगों को पता है, इलेक्शन का कवर कर रहे हैं, तो वो बाद में हमसे जुड़ेंगे। तो वहाँ से हम जो बंगाल चुनावों से जुड़ी जो अपडेट्स है वो हमको देंगे। तो एक बार मैं चाहूँगा शार्दुल, जो आज के विषय हैं उनके बारे में पहले आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दे दें और फिर हम इस चर्चा की बाकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। जी, इस हफ्ते खबरों की दुनिया में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर बिहार विधानसभा में नए विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के विरोध में विपक्ष ने काफ़ी विधानसभा में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने विपक्ष के नेताओं को पीटा भी, कई लोग घायल भी हुए। मुंबई में नए पुलिस कमिश्नर आए हैं, हेमंत नगराले। उनके आने के बाद 86 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया। मज़े की बात यह है, इनमें से 65 अफसर क्राइम ब्रांच के हैं, जिनमें से कुछ सचिन वाझे के सहकर्मी भी हैं। तो वहाँ पे सब घपला चल रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। कोविड की स्थिति देश में बिगड़ती जा रही है। कल 5 महीने में सबसे ज़्यादा, अक्टूबर 2020 के बाद सबसे ज़्यादा केस पाए गए 53,476। केंद्र सरकार का कहना है कि 18 राज्यों में डबल म्यूटेंट यानी 2 तरह के म्यूटेशन मिक्स हो गए हैं, वो किस्म का वायरस भी मिला है। हालांकि अभी इसकी वजह से कोविड की दूसरी लहर फैल रही है, इसके सबूत नहीं मिले हैं। कोविड से जुड़ी ही एक और बात कि 1 अप्रैल से 45 साल और उससे ऊपर के कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान 2 साल के अंतराल के बाद फिर से अपने बीच सिंधु नदी समझौते पर विवाद सुलझाने की चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं। और इस बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से उनके सिंधु कमिश्नर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह और भारत के सिंधु कमिश्नर प्रदीप कुमार सक्सेना अपनी अपनी तरफ के डेलीगेशंस का नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, इस बातचीत में चेनाब नदी पर जो भारत बांध बना रहा है उसमें जो पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है वो भी शामिल हैं, उन पर भी बात की जाएगी। और भारत पाकिस्तान के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक बात। तो ज़्यादातर महत्वपूर्ण विषय जो थे उन पर बात हो ही गई। मेरे ख्याल से जो एक नया आज का घटनाक्रम है, आपने उसका जिक्र किया, जो दिल्ली के एनसीटी बिल है उसका जिक्र मुनासिब होगा। एक छोटी सी उस पर कमेंट्री ले ली जाए लोगों की। जी, आज दिल्ली में वो जो लोकसभा में दिल्ली से रिलेटेड एनसीटी नियम जो पारित हुआ था वो आज राज्यसभा में भी पारित हो गया। और ये नियम भी वॉइस वोट से ही पारित हुआ, जबकि डिवीज़न की मांग करी जा रही थी। तो अब सांसदीय तौर पे अरविंद केजरीवाल सरकार या दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा के मतलब हक भी और उनके कार्यप्रणाली भी वो काफ़ी अफेक्ट हो गई है। तो इसके 2 पहलू हैं। मैं चाहूँगा कि एक पर आनंद और प्रकाश की एक छोटी छोटी टिप्पणी ले ली जाए। एक तो ये कि लंबे समय से इसका विरोध दिल्ली सरकार तो कर ही रही थी, लेकिन तमाम और बाकी दूसरे राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था कि कृषि कानून पास कराए गए थे राज्यसभा में ज़बरदस्ती एक ध्वनिमत से, जबकि तमाम लोगों ने नोटिस दिया था और उसके तहत उन्होंने वोटिंग की बात की थी, इसके बावजूद ध्वनिमत से पास कराया गया। यही स्थिति आज देखने को मिली, जबकि 13 दलों ने नोटिस दिया था कि वो इसके खिलाफ हैं और वोटिंग चाहते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, संसद को एक तरह से पूरी तरह से बाइकॉट करने की जो सरकार की जो एक पॉलिसी दिख रही है या स्थिति दिख रही है, इस पर आनंद आपकी क्या टिप्पणी होगी? इस तरह से किसी कानून को पास कराना, एक तो ये कानून की वैधता अवैधता पर बात कर सकते हैं बाद में, इस पर हमने पहले भी बात की थी कि किस तरह से, पिछले हफ्ते भी बात की थी जब ये लोकसभा में पास हुआ था, कि किस तरह से मतलब इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरापन है, जो दोगलापन है, वो इतना साफ सामने आ रहा है कि कम से कम 3 विधानसभा चुनाव दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर लड़ी है,
जहाँ पे उसके मैनिफेस्टो का मुख्य वो था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे हम। और आज ये स्थिति हो गई है कि दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, उस चुनी हुई सरकार की शक्तियों को पूरी तरह से कट ऑफ किया जा रहा है। तो एक तो ये, और दूसरा जिस तरह से संसद में सरकार का रवैया है, ये दोनों बातों पर मैं चाहूँगा कि आनंद आप पहले और फिर इसके बाद प्रकाश जी की टिप्पणी लेते हैं। नहीं, पहला तो कि आपने इस पर जो चर्चा की होगी उस जो कानून की वैधता पर, तो कई बातें मैं दोहराऊंगा नहीं। अगर जो श्रोता हफ्ता भी सुनते हैं, पिछले हफ्ते में मैंने इसके कुछ संवैधानिक पहलुओं पर कुछ टिप्पणियां की थी, वो सुन सकते हैं, लेकिन मैं वो दोहराऊंगा नहीं, उससे बोरियत ही होगी। तो लेकिन ये है कि अभी पिछले महीने पुडुचेरी में भी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके में जो चुनी हुई सरकार है, जिस केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्टेड असेंबली है, पुडुचेरी भी उसमें है, तो वहां भी जो है एक मुद्दा उठा था कि 3 सदस्य जो हैं वो मनोनीत कर दिए थे केंद्र सरकार ने। उस पर जो है जो सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ की सरकार की हमसे जो है विचार विमर्श किए बिना मनोनीत नहीं किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला दिया था कि ये किया जा सकता है। और ये सब खामियां जो हैं, एक फ्रेजिलिटी है, एक कहिए कि एक आर्टिकल 39 और 39A, 239 का जो 1962 में इलेक्टेड असेंबली लाने की कोशिश की गई केंद्र शासित प्रदेशों में, वहां तक अभी जो पूर्व लोकसभा सचिव थे, उन्होंने द हिंदू में एक आर्टिकल में लिखा है कि वो इतना लचीला बना दिया गया कि अगर सरकार एक बहुत ही सरल संवैधानिक संशोधन से 50% लोगों को मनोनीत कर सकती है केंद्र सरकार इलेक्टेड असेंबली में, वो इतना सरल है। तो एक तो है कि एक लंबी लड़ाई जो केंद्र शासित प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों की है, वो होनी चाहिए कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे मिले। तब ये जितनी भी ये जो विवेकाधीन हो जाता है, या कोर्ट के फैसले पे, या फिर केंद्र सरकार के मन मिजाज से, और कोई भी केंद्र जो है वो खासकर उसकी पार्टी सरकार में नहीं हो, तो वो चाहेगा कि जो है सत्ता का जो है केंद्रीकरण अपने हाथ में किया जाए। ये एक है। एक इनका नीतीश की जीवनी में मैं पढ़ रहा था, वो पेंगुइन पर आई थी, उसमें एक प्रकरण है कि जब नीतीश ने एक समय उनके मित्र अरुण जेटली को सलाह दिया था कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए प्रयास कीजिए, तो अरुण जेटली का जवाब था कि दिल्ली का मेयर कौन बनना चाहता है। तो ये एक जो है मानसिकता जो है दिल्ली केंद्र सरकार का, या केंद्र के नेतृत्व का दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार के प्रति, ये है, ये कोई पार्टी विशेष तक ही नहीं है। लोग ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में जो चुनी हुई सरकारों को देखते हैं। एक तो ये पक्ष है। तो हमें इसका जो है संवैधानिक इसका उपाय सोचना होगा जो ठोस हो, जो कि बहुत किसी के विवेकाधीन ना हो, और एक सभी पार्टियों को, जैसा कि आपने बताया भाजपा के इसमें दोहरे मापदंड रहे हैं, जब सत्ता में नहीं रहती है तो फिर अपने अनुसार उसका विवेचन करती है, तो वो एक पक्ष है। दूसरा है कि राज्यसभा में इस तरह आज क्या, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं कि आज मैं राज्यसभा की कार्रवाई पे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता, आपके माध्यम से ये जानना जी। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो एक तो है ये, फिर जो है राज्यसभा सभापति का जो है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करने की जरूरत है कि सभापति क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो ब्रूट मेजोरिटी की सरकारें जो है उसका जो है
गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। तो कुछ चीजें जो मैं चाहूंगा कि विवेकाधीन ना रहें, कि जो डिवीजन ऑफ वोट्स हैं, जो इसमें जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो इतने वेग ना हो। बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में इनको हाँ, आइडेंटिफाई करना स्पष्ट पड़ेगा, ना हो, क्योंकि उसको सभी संभावनाओं के लिए अपने को तैयार तैयार रखना रखना चाहिए पड़ेगा। कि नहीं तो उसकी मनमानी व्याख्या लोग हाँ, करते रहेंगे। संविधान के जो प्रावधान हो वो सभी संभावनाओं के लिए अपने को तैयार रखें कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और विवेकाधीन चीजें जो हैं उसकी अपनी जगह है, सभी चीज बहुत मैकेनिकल नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ संभावनाओं के खिलाफ पहले से जो है मैकेनिज्म्स भी तैयार होने ठीक चाहिए। बात। प्रकाश जी, आपकी इस पर टिप्पणी, ये जो जिस तरह से राज्यसभा में इसको पास कराया गया फिर से ध्वनिमत से? देखिए, पहली चीज तो ये सरकार की जब मंशा ही जो है दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का है और एक तरीके से गैर लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक रवैया है, तो फिर उसके लिए वो चाहे अब जो जिस तरीके से भी उस विधेयक को पास कराएं। एक तो ये, दूसरी चीज की अब बाकी जो जैसे पुडुचेरी है या कल को जम्मू कश्मीर में इस तरीके की स्थिति बनेगी, चुनाव होंगे वहां पे, वो भी केंद्र शासित राज्य होगा, तो फिर आगे के लिए भी काफी ये एक चिंताजनक संकेत है कि बाकी और जो असेंबलीज के साथ यूटीज होंगी उनके साथ सरकारें, केंद्र में आने वाली सरकारें क्या करेंगी। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि पिछले कई सालों से हमारी विधायिका, खास संसद हो या हमारे राज्यों की विधानसभाएं हो, वहां पर डिबेट को जिस तरीके से बहुमत हाईजेक करता रहा है, जिस तरीके से सरकारें उस पर हावी होती जा रही हैं, कार्यपालिका जिस तरीके से हावी हो रही है, ये मुझे लगता है कि लार्जर चिंता की बात है, जो कि सिर्फ दिल्ली सरकार के अधिकारों की कटौती तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे जो संविधानविद हैं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, इवन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हाँ, अल्टीमेटली तो इसमें राजनीतिक पार्टियों के ऊपर एक कंसेंसस बनना चाहिए कि इसमें सुधार की जरूरत है। इस समस्या को पहले रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है और वो राजनीतिक पार्टियों को ही करना है। शार्दुल, आपकी आखिरी टिप्पणी इस पर और फिर हम अगला अपना पैनल को खोलते हैं। जी, ये टिप्पणी तो मेरी बिहार पर भी लागू होती है, क्योंकि दोनों चीज़ें ही जुड़ी हुई सी हैं, क्योंकि वो राजनीतिक स्वभाव की बात है। तो बिहार से जुड़ी हुई ये बात कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एक नैसर्गिक सम्मान की कमी है, जो हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी। वो तभी तक लागू किए जाते हैं या फॉलो किए जाते हैं जब तक अपना काम सिद्ध होता है। ब्रूट मेजॉरिटी आते ही वो लोकतांत्रिक मूल्य खत्म। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बात, चलिए ये बात मैं बाद में कहूँगा। एक चीज़ और कि राजनीतिक कल्चर में जो अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों पर पहले लगाम लगानी पड़ती थी, आज वो कल्चर ही खत्म हो रहा है। आज सभी इस कल्चर को छोड़कर अपने हथियार डाल चुके हैं, और ये बात जनता पे भी लागू होती है। सभी इसको मतलब शोर मचा रहे हैं कि नहीं, सही किया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि भाजपा चुनाव हार गई तो उनके पास यही रास्ता था, सही किया। सारे समर्थन करने वाले यही कह रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल से जुड़ी बात यह है कि देखिए जो हुआ, और केंद्र शासित प्रदेश और पूर्ण प्रदेश बनने की लड़ाई हमेशा चलेगी, और उनमें भी दिल्ली खास है क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी भी है, वो एक अलग पॉइंट है। पर भाजपा ने मेरी नज़र में तो ये लॉन्ग टर्म में गलती की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास बस एक यही परेशानी थी कि वो दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार तो कर सकते थे और पॉपुलर भी थे, लेकिन वो ये नहीं कह सकते थे कि मैं सीएम बनूंगा। अब वो आराम से कह सकते हैं कि अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं और अब मैं पूर्ण राज्य का सीएम बनूंगा। ये उन्हें मतलब एक तरह से उनके घोड़े खोलने का उन्हें मौका दे दिया है केंद्र सरकार ने, और ये गलती रहेगी भाजपा की। ठीक बात। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी समय बाद, मेरे ख्याल से पुलवामा का जो अटैक हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और उसके बाद बालाकोट का जो हमला हुआ, उसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी लंबे समय तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में। दोनों देश करीब करीब एकदम एक युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। खैर, वहाँ से स्थितियाँ बन हुई, और आज भी दोनों देशों के बीच जो दूतावास हैं, वो उच्चायुक्त दोनों देशों ने अपने उसके बाद से वापस बुला लिए थे। लेकिन अचानक से अब उन पूरे रिश्तों में सरगर्मी दिख रही है। वहाँ पर इस्लामाबाद डायलॉग करके एक आयोजन हुआ, जिसमें वहाँ के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, तो उन्होंने अपनी तरफ से पहल की है कि अब पीछे की बातों को भुलाने का वक्त है और आगे की तरफ, और ये दोनों देशों के हित की बात है, जो कि एक जनरल स्टेटमेंट होता है। बर्फ़ को पिघलाने के लिए उन्होंने वहाँ से एक पहल की, और ये आमतौर पर सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ का कोई बयान देने का मतलब है कि
ऊपर से हरी झंडी हो गई है। आमतौर पर इस तरह के इनिशिएटिव उम्मीद की जाती है कि वहाँ का सिविल लीडरशिप लेगा, लेकिन पाकिस्तान में स्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ पे इसकी उम्मीद नहीं की जाती है। तो एक तो ये है कि इसमें सीरियसनेस इसलिए दिख रही है। अब पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं, उस रिश्ते की में बहुत सारे डायमेंशन हैं। तो एक एक कर अगर हम इनकी परतों को थोड़ा सा खोलें तो शायद बहुत लोगों को भी, हमारे जो श्रोता हैं उनको भी समझदार का एक वो बेसिक आइडिया आएगा कि दिक्कत क्या है। तो प्रकाश, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगा कि ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, इसके सिरे क्या जो अमेरिका में बदलाव हुआ है, जो वहाँ पर सत्ता का बदलाव हुआ है, उसके बाद उस निज़ाम के बदलने के बाद, क्योंकि ट्रंप का जो पाकिस्तान से हेट था वो बहुत मुखर था, सामने था, तो इसलिए भी भारत को एक एज थी जब भी वो अपनी एंटी पाकिस्तान पॉलिसी को, या एंटी पाकिस्तान जो उसका स्टैंड है मौजूदा सत्ताधारी दल का, तो वो बहुत उसको समर्थन एक तरह का था। लेकिन अब स्थितियां वो नहीं हैं शायद। और जब हम इसकी बात करते हैं तब हमको ये लगता है कि अमेरिका का क्या हित है। अमेरिका के हित के हिसाब से फिर हमें अफ़गानिस्तान को देखना पड़ेगा कि जहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के हित टकरा रहे हैं। तो इस रोशनी में थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें, हमारे श्रोताओं को भी, कि ये जो बदलाव अचानक से शुरू हुआ है, अब बातचीत की बात शुरू हो गई, जो आज से महज साल भर पहले तक, 6 महीने पहले तक लगभग बात पे हमले की और एक दूसरे को देख लेने की, समझा देने की धमकियां देते थे, वो बातचीत पे की टेबल पर आ रहे हैं। देखिए, एक तो पहली चीज तो हमें ये भले ही ये एक अच्छा संकेत है या एक उम्मीद बनी है कि दोनों देशों के बीच कुछ मामला आगे बढ़ेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा इस मसले पे थोड़ा सिनिकली देखना चाहूंगा कि एक तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार जो पिछले कुछ समय से कोशिश कर रही है कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को बेहतर करे। आपको याद होगा 2 साल पहले से पिछले साल भी आतंकवाद को समर्थन देने को लेके उनके ऊपर क्वेश्चंस उठे और लगातार भारत का भी ये दबाव रहा कि भाई पाकिस्तान जो है ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर पाकिस्तान के साथ चीन की जो बढ़ती नजदीकी है, उससे भी बहुत सारे पश्चिमी देश जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने एक निश्चित रूप से एक स्ट्रेटजी बनाई है। कहीं मैं पढ़ रहा था कि कुछ उन्होंने ये परसेप्शन को बेहतर करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाई है। और एक पाकिस्तानी मंत्री ने शायद एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा भी है कि बाजवा साहब ने जो बयान दिया है, जो तकरीर की है, वह भारत के लिए उतना भारत के प्रति डायरेक्टेड उतना नहीं है जितना कि वह दुनिया के लिए है। दूसरी चीज कि जैसा बहुत सारे एनालिस्ट भी लिख रहे हैं कि जब तक आप कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में ज्यादा मसला है, आप कश्मीर की बात नहीं, मैं आतंकवाद की बात कह रहा हूं, कि जब तक पाकिस्तान कोई ठोस सिग्नल नहीं देता है, कोई ठोस एफर्ट नहीं लेता है, तब तक वो भारत को शायद भरोसे में ना ला पाए। तो उन्होंने ये किया। अब भारत को भी लगा कि भाई जब वो कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे, उसको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, तो हमारी छवि जो है, जो ऑलरेडी है कि भाई एक राइट विंग, फार राइट की गवर्नमेंट चल रही है, हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट चल रही है, तो उसको और कहीं ना कहीं बाहर में मजबूती मिलेगी। और आप देख ही रहे हैं किसान आंदोलन को लेके और तमाम और घटनाओं को लेके जो भारत सरकार की छवि बनी है, तो भारत को भी उसके साथ जाना पड़ा। तीसरी चीज मैं इसमें कहूंगा कि अमेरिका का भी इसमें इंटरेस्ट है। एक तो यह है कि देखिए अभी क्या है कि भारत ज्यादा उसका फोकस जो है उस बॉर्डर पे है जो चाइना के साथ लगती है, और अमेरिका को जरूरत है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में उसकी ज्यादा मदद करे। ठीक बात। तो वो अफगानिस्तान की तरफ ज्यादा ध्यान दे, तो उसके लिए भी थोड़ा सा इस टेंशन को ईज होना था। और मुझे इसका एक अच्छा रिजल्ट ये दिख रहा है कि कम से कम इस महीने में घुसपैठ और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की घटनाएं नहीं हुई हैं जब से ये युद्ध विराम वाला पे सहमति बनी। लेकिन भारत क्या अफगानिस्तान में अपने रोल को लेके सीरियस है? मुझे लगता है कि हम लोग जो हिंदुस्तान में टिप्पणियां कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, उनको इस सवाल से भी जूझना पड़ेगा। मतलब जो ये एक हमने बना ली है कि जो सरकार विदेश के मोर्चे पे जो बात कहे उसके साथ एक
ब्रॉडर सहमति जो बनती है विपक्ष से लेके और तमाम जगहों पे, जी। तो मुझे लगता है कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए हमारे एस्टेब्लिशमेंट से कि क्या वो अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को लेकर, या अफगानिस्तान में का कल क्या भविष्य होगा, क्या इसको लेके हमारी सरकार के पास कोई रणनीति, कोई सोच, कोई एजेंडा है क्या। इसलिए मुझे लगता है कि ये मसला जो अभी हम देख रहे हैं वो पाकिस्तान की जरूरत जो अमेरिका को है उससे कहीं अधिक प्रेरित है, न कि अचानक बाजवा साहब को ये इल्हाम हो गया है कि भाई हमको दोनों पड़ोसियों को दोस्ती यारी के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव, आपने भी रिपोर्ट्स देखी होंगी कि वाघा बॉर्डर से जो बिजनेस होता है वो बिजनेस 2.5 साल से रुका हुआ है। उसमें कुछ लोगों को, बिजनेसमैन जो कारोबारी हैं, जिसमें छोटे कारोबारी भी हैं, वो 4,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस है वो। तो इस पूरी प्रक्रिया के जो सबसे पहली ज़रूरत है वो ये है कि दोनों के बीच में जो डिप्लोमेटिक चैनल है, जो दूतावासों का संपर्क है, वो तो बहाल हो। दोनों ने अपने उच्चायुक्त वापस बुला लिए थे। वो सारी चीजें होंगी। जैसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ताजिकिस्तान में कोई मीटिंग होनी है, तो वहां पे शायद दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे अगले कुछ समय में। फिर मुझे लगता है कि हमारे भी अधिकारी कुछ जा सकते हैं। आज ही आपने खबर पड़ी होगी कि हमारी मिलिट्री जो है पाकिस्तान जा सकती है ज्वाइंट एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात होगी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इंडस वैली वाला भी मीटिंग हो गई, हालांकि वो रूटीन मीटिंग है और पिछले साल भी होनी थी वो, लेकिन कोरोना और ये सब के चक्कर में इंडस वाटर कमीशन की, इंडस वाटर वाली। लेकिन मुझे बहुत कुछ खास दिख नहीं रहा इस प्रोसेस में। आप देखेंगे कि फिर जो है भाई 2004 से 2008 के बीच में कितनी स्थिति बढ़िया बनी थी, लेकिन क्या हुआ, एक घटना हो जाती है मुंबई वाली और फिर मसला जो है फिर वापस चला जाता। इसको मैं इसी से थोड़ा सा जिस सिनिसिज्म की बात आप कर रहे थे उसी तरफ मैं भी इसको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, क्योंकि जितना हम लोग जिस समय से देख रहे हैं, कम से कम भारत पाकिस्तान के रिश्तों को अगर हम 2002 के बाद से 2000 से देखें तो एक बड़ी अच्छी स्थिति पैदा होती है। फिर अचानक से लाल किले पर और फिर संसद पर हमला हो जाता है, सारी चीज़ बेपटरी हो जाती है, फिर युद्ध की बातें होने लगती हैं, फिर चीज़ों को 3-4 साल में पटरी पर लाया जाता है, धीरे धीरे पटरी पर लाया जाता है। फिर और अतुल, उसमें एक दो लाइन और मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि सिर्फ सवाल भारत सरकार या पाकिस्तान सरकार या भारत की मिलिट्री या पाकिस्तान की मिलिट्री की बात नहीं है। इस दक्षिण एशिया में इतने खिलाड़ी हैं, मतलब बाकी छोड़ दीजिए, अमेरिका, यूरोप और बाकी जो इंटरनेशनल मैटर्स हैं, चाइना है या अफगानिस्तान का मसला है या रूस का जो एंगल है, लेकिन इतने नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इस पूरे खित्ते में, इस पूरे एरिया में, कि कब कौन कहाँ मतलब जो है कुछ ट्रिगर कर देगा और कहाँ सारी पूरी ट्रेन ही पटरी से उतर जाएगी, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक बात। 500 तो आतंकवादी गिरोह हैं, 1500 जो है चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बिल्कुल, किसका बिजनेस कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है, तो मतलब काफी, मतलब मैं बहुत सिनिकल हूँ। बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन है यहाँ पर। और इसमें वही मैं कहा, फिर उसके बाद बॉम्बे का अटैक 2008 का हो जाता है, फिर दोनों देश युद्ध की बात करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे चीज़ों को पटरी पर लाने की कोशिश होती है, प्रधानमंत्री बदलते हैं, चले जाते हैं वो लाहौर, फिर अचानक से पुलवामा हो जाता है, ये बालाकोट हो जाता है, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा लगता है कि एक पूरा प्रोसेस है, मतलब तो अगर कोई बातचीत शुरू हो रही है तो क्या उस पूरी बातचीत की उम्र इतनी ही है कि एक और अगले हमले का इंतज़ार किया जाए और फिर उसके बाद सब कुछ फिर वहीं पहुंच जाएगा, बैक टू ज़ीरो। तो इस स्थिति के मद्देनज़र इस बातचीत को अगर देखना है तो फिर कैसे इस बातचीत का कोई होप देखी जाए, क्या इसकी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुछ साल पहले हमारी कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर पा रहा हूं, 2017 का है, दो रिपोर्ट्स हैं। हाँ। उसमें उस कमेटी ने अंडरलाइन किया है, और देखिए हमारे देश में ये भी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है कि संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स पे अब बहसें नहीं होती, चर्चा नहीं होती। उस दोनों रिपोर्ट में अंडरलाइन किया है कि अफसोस की बात है कि भारत सरकार के पास सुरक्षा को लेके सुरक्षा नीति नहीं है, कश्मीर नीति नहीं है, पाकिस्तान को लेके ठोस समझदारी नहीं है। आपने देखा कि सार्क कहां चला गया, किसी को पता भी नहीं चला। और मजे की बात है कि इन्हीं दोनों देशों की आपसी होड़ की भेंट चढ़ा है सार्क। तो आपकी सरकार जो
है चुनाव दर चुनाव जीतने में लगी रहे, खान साहब उधर जो है अपनी गद्दी बचाने में लगे रहे, बाजवा साहब को कंट्रोल चाहिए, और हमारी मीडिया को और हमारे पब्लिक के एक बड़े हिस्से को जो है युद्धोन्माद और एक बीच बीच में किक मिलना चाहिए। यही सब में कहानी जो है। इस किक वाले मुद्दे पर मैं आऊंगा। एक बार पहले आनंद और शार्दुल को इसमें शामिल कर लिया जाए। ये जो पूरी बातचीत की प्रक्रिया है, आनंद आपने भी सुना कुछ चीज़ें प्रकाश जी ने कही, उसी सिनिकल अप्रोच से कि अगर कोई होप है इस मामले, मतलब अगर आप कोई बड़ा जो कहते हैं कि रिस्क ले सकते हैं, बीइंग अ बिग लीडर, आपके पास इतना बड़ा मैंडेट है, आप बहुत सारे फैसले ले रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए, 370 से जुड़ा फैसला लिया आपने और भी कई सारे जो फैसले लंबे समय से अटके हुए थे। तो भारत पाकिस्तान के रिश्तों में भी अगर बिग लीप लेनी है तो आपके पास उतना बड़ा मैंडेट है, आप एक बड़ा फैसला, लेकिन उसके लिए जिस तरह के त्याग की या जितनी हिम्मत की ज़रूरत है, वो हिम्मत आप देख पा रहे हैं, या फिर एक और अटैक होगा और फिर हम उसी जिंगोइज्म में फंस जाएंगे? आनंद। हाँ, तो देखिए वो हिम्मत और साहस की जैसे अब इस नेबरहुड में हम बिग ब्रदर हैं, तो हमारे तरफ से एक यूनिलेटरल कंसेशंस की बात हो, तो 1990 में ये तो बहुत बड़ा जनाधार है इस सरकार के पास। 90 में एक गुजराल डॉक्ट्रिन हुआ करता था, बिल्कुल। के गुजराल के समय, तो उसका यही था कि अपने तरफ से कॉन्सेशंस भारत को अपने पड़ोसियों को देना चाहिए, यूनिलेटरल कॉन्सेशंस, और उससे जो है एक अस्थायित्व का उद्देश्य रखना चाहिए, जो कि विफल रहा, क्योंकि भारत जो है जियो पॉलिटिकली बहुत ही जटिलताओं से घिरा हुआ है। और बहुत सारे मामलों में ये भी है जो गुजराल डॉक्ट्रिन का नुकसान हुआ, क्योंकि बाकी जो देश थे वो उस तरह से नहीं सोच रहे थे। तो और उसके बाद जो सॉफ्ट पावर के इनिशिएटिव्स हुए, वो वाजपेयी का लाहौर बस यात्रा हो, या फिर और भी कई जो इनिशिएटिव्स लिए गए, उसमें जीरो सम गेम जो इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं, एक प्रिजनर्स डायलेमा वाला जीरो सम, फिर जोड़ घटाकर फिर वही हो जो आप बता रहे थे, तो ये सब है। और ऐसा लगता है कि हर जो पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में एक सीज फायर घोषित की गई, अब इसकी संख्या अगर दे दी जाए तो कितना नंबर का ये सीज फायर है, तो ये सब एक भारत पाकिस्तान, बहुत सारे सीज फायर भी हो चुके हैं। तो भारत पाकिस्तान के संबंधों में ये फुटनोट से ही ये किताब बढ़ जाएगी कि तो ये कितने शांति समझौते इस तरह के जो बातचीत का प्रस्ताव हुआ, तो सिनिकली नहीं भी देखते हुए जो इतिहास के कैनवास पे अगर लंबी नजर डालें तो सिनिसिज्म से बचा नहीं जा सकता। दूसरी बात है कि अभी जो प्रकाश जी बता रहे थे उसमें एक बात, अभी जो अफगानिस्तान वाला एंगल इन्होंने कहा कि 1 मई को अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं को वापस होना है, डेडलाइन दिया गया था जी। अब इसमें बहुत जो है दुविधा की स्थिति में अमेरिका है, क्योंकि तालिबान जो है वो खासकर ग्रामीण अफगानिस्तान पे वर्चस्व, अपना सैन्य वर्चस्व बना लिया है, और वो जीत के बहुत नजदीक है, और उससे अभी बिना कोई ठोस संधि किए हुए वापस होने पे एक फिर से अराजकता की स्थिति बन सकती है। लेकिन रहने पे फिर तालिबान का प्रतिरोध भी सामना करना पड़ेगा, कि क्योंकि अब अगर आप नहीं हटते हैं तो फिर तालिबान से जूझिए। तो अब इस स्थिति में एक अमेरिका का ये हो सकता है, ऐसी संभावना हो कि पाकिस्तान चूंकि तालिबान तालिबान लीडरशिप को होस्ट करता है, तो अब उसका है कि आप भाई इस पर ध्यान दीजिए, भारत पे थोड़ा नर्म पड़िए। ये बैक चैनल डिप्लोमेसी हो सकती है, एक अटकलबाजी ये भी है। और पाकिस्तान में तो सबसे, आप जैसा कि बता रहे थे कि एक बड़ी बात है कि चूंकि सैन्य नियंत्रण की सरकार है, तो पहले तो यही स्पष्ट नहीं है कि किससे बात की जाए। तो अब वो उनके सचिव लेवल के बातचीत की कोई खास जो है सेल्फ लाइफ नहीं होती,
जी। तो क्योंकि अंत में जो है सैन्य मुख्यालय से सेक्रेटरी लेवल के भी, ये भारत से थोड़ा उल्टा है। वो यहाँ कई बार आर्मी चीफ से ज्यादा पावरफुल डिफेंस सेक्रेटरी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ जो है सचिव लेवल के बातचीत से ज्यादा है कि रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय से वो पारित हुआ कि नहीं। तो किससे अब बाजवा साहब कह रहे हैं, अब उसमें कितनी और एक है कि चाइना का एंगल कि अब अमेरिका का भी जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है, जो उसकी पूंजी है इस क्षेत्र में, साउथ एशिया रीजन में, वो चैलेंज्ड हुई है, क्योंकि चाइना एक बड़े पावर के रूप में है, तो पाकिस्तान को भी एक लिमिट तक ही अमेरिका कुछ मनवा सकता है। बिल्कुल ठीक बात। उसके पास एक और जो है कंधा है सिर रखने के लिए, तो वो अपने हिसाब से उसमें प्ले कर सकता है, पाकिस्तान उसका लाभ उठा सकता है। तो वो भी जान रहा है कि उसके पास भी जो है राजनीतिक विकल्प जो है बढ़ गए हैं पाकिस्तान के पास। तो अब इसको लेकर एक ये स्थिति बन रही है, लेकिन इन सब सिनिसिज्म के बावजूद बातचीत की पहल है, तो नहीं से कुछ अच्छा, तो इस सकारात्मकता में देखा जा सकता है। और ये भी पाकिस्तान समझ रहा है कि अब चूंकि मजबूत सरकार है, अगर एक जो है ना, जो मजबूत सरकार है या थोड़ा राइट लीनिंग सरकार है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा पे इसके दावे और मजबूती से आता है। तो अगर मोदी सरकार से स्थिति संभाल सकता है, तो उसमें एक राजनयिक आत्मविश्वास भी आता है, तब आगे भी इसी तरह की जो है कॉन्सेंसस बनेगा। क्योंकि अगर यहाँ वो सरकार से स्थिति ठीक कर सकते हैं, तो आक्रामकता जो है इतनी आक्रामकता जो है दूसरे में नहीं होगी, क्योंकि बहुमत की सरकार है, वो भी राइट लीनिंग। तो अगर ये बड़ी सफलता होगी अगर इनसे ये स्थिति सामान्य कर लेते हैं। ठीक बात। शार्दुल, इस पूरा आपने सुना पूरी बहस को, तो इसका कोई और भी हम उम्मीद वाली जो रोशनी जगाई जा रही है? मैंने सुना कि बीसीसीआई भी तैयारी करने लगी कुछ बायलैटरल क्रिकेट सीरीज़ की, तो सबसे पहला तो यही चारा उछाला जाता है क्रिकेट खेल लिया जाए। तो उस उम्मीद की बात में आप कैसे देख रहे हैं, कितनी उम्मीद देख रहे हैं? देखिए, भारत पाकिस्तान का इशू आज की डेट में, मतलब ये कहना कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, ये उसे नीचा करना है, अंडरस्टेटमेंट है। एक समय था जब यरूशलेम वाला जो विवाद है, फिलिस्तीन और इजराइल वाला, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जगह है दुनिया की, कश्मीर वाला जो रीजन है। और ये 3 कंट्रीज़ का विवाद, चीन, पाकिस्तान और भारत। अधिकतर बातें सभी ने कह दी, पर वही कि बड़ी बात यह है कि आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया है, तो इसके पीछे कुछ वेट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का वहाँ कुछ नहीं है। इसके पीछे वो भी कारण है कि अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, 5-6 महीने में उनकी डेडलाइन है। इसके पीछे ये भी कारण है कि अमेरिका अपना सारा ध्यान चीन पर केंद्रित करना चाहता है, क्योंकि उनकी कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। मेरा आज का रिकमेंडेशन भी एक इससे जुड़ा हुआ है। इसके कई पहलू और हैं जिनको मैं रेखांकित करना चाहूँगा। पहला तो ये तालिबान से जुड़ा, और आप जो कह रहे थे ना कि वो जिंगोइज्म शुरू हो जाता है, उस पर भी आएंगे। अफगानिस्तान में ये बात ठीक है कि सेना विड्रॉल कर रही है, लेकिन अभी मॉस्को में जो मीटिंग हुई थी उसमें सुहेल शाहीन ने, जो तालिबान के प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि हम फिर से, मतलब उन्होंने दावा किया था, वादा किया था कि इस्लामिक स्टेट फिर से स्थापित करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए अगर आप देखें तो वो कंफर्टेबल होने वाली है सिचुएशन। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विदेश नीति आशा और मूल्यों से ज़्यादा यथार्थ पर चलती है, और चलनी भी चाहिए। भारत ने काफ़ी समय तक आशा में वो कबूतर उड़ाए, तो उसका हमने बहुत खमियाजा भुगता। यथार्थ पे चलनी चाहिए, और ये बात ठीक है ना। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है 500 से ज़्यादा जो आतंकवादी संगठन हैं, लेकिन पाकिस्तान की विदेश नीति का डिक्लेयर्ड हिस्सा है उन्हें ट्रेन करना और फैलाना। ये बात अब किसी से नहीं छुपी है, ये बात ऑफिशियल फैक्ट है। तो दिक्कत ये है पाकिस्तान से बात करने में कि जब आप बात कर रहे हैं, आप ये नहीं जानते कि उसके पीछे का मोटिव क्या है, सही में शांति या वो फिर कुछ करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको याद रखना होगा, जितनी बार शांति की पहल हुई, पीछे से उन्होंने कुछ किया, या फिर केवल ब्रीदिंग स्पेस खोज रहे हैं। हाँ, अब देखिए, दिक्कत ये है कि हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, बातचीत से ही विवाद हल, तो लड़के नहीं होने वाले विवाद हल। क्रिकेट शुरू हो जाए अच्छी बात है, कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, कुछ को कम,
पर एंगेजमेंट ज़रूर शुरू होना चाहिए। एक चीज़ और, भारत के जो कॉमर्स और इंडस्ट्री के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था संसद में अभी कि हम बायलैटरल ट्रेड स्थापित करने के इच्छुक हैं। हालांकि उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन जो हटा था उसको स्थापित करने पे अभी बात नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हम ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं। एक और चीज़, पाकिस्तान के अंदर चीन के खिलाफ बहुत मुखर विरोध शुरू हो गया है, और यहाँ पे वो सभ्यताई जो मूल्य होते हैं ना, उनकी बात आ जाती है। क्योंकि चीन के उद्योगपति, पाक में जो बहुत ज़्यादा संस्थान चीनी हैं, जहाँ पे अधिकतर चीनी नागरिक जो अमूमन, मतलब आप ऑन एवरेज जनरली सुपरवाइजरी पोजीशन में होते हैं, उनका बर्ताव, क्योंकि चीनी सभ्यता का ये मानना है कि वो नीचे देखते हैं उनको, और वो हम में और पाकिस्तानी में कुछ खास अंतर नहीं देखते। तीसरा, जो उग्र मुस्लिम जनसंख्या के प्रति उनका बर्ताव है, जो किसी भी उसमें नाजीज से कम नहीं है, केवल वो गैस ही नहीं कर रहे, बस बाकी सब बराबर है, उसकी खबरें बाहर आने लगी हैं। और क्योंकि अमेरिका और उसके बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, तो उसका अब नैरेटिव बढ़ रहा है। वो सच है नैरेटिव, उसके बढ़ने के कारण कुछ भी हों, दबने के भी वही कारण थे, क्योंकि तब बात नहीं करना चाहते थे यूरोपीय और अमेरिका, लेकिन आज वो करना चाहते हैं। क्योंकि एक रेयर मेटल वाली और बात है, जितने भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इसके बारे में भारतीय मीडिया में तो बहुत ही कम बात होती है। जो ये रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं, ये काफ़ी सारे अफ्रीका में पाए जाते हैं। चीन ने वो सप्लाई कंट्रोल करनी है, तो जितनी भी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके लिए जो चाहिए वो रेयर अर्थ मेटल, वो चीन कंट्रोल करता है। तो इसलिए उससे सीधे आप लड़ भी नहीं सकते, आपकी सप्लाई बंद हो जाएगी तो ये सब इनोवेशन खड़ा रह जाएगा। एक आखिरी बात, चीन के अंदर जो विरोध पाकिस्तान में उठ रहा है वो कई स्तरों पर है। उनके खिलाफ जनता से भी शिकायतें आ रही हैं, उनके खिलाफ जो इंस्टीट्यूशनल बर्ताव है चीन का, जो घटिया माल भेजा गया कोविड में, पहले मास्क घटिया आए, वैक्सीन में भी कुछ गड़बड़ आई, फिर जो बयान आते हैं चीन की तरफ से, वो उनको बिल्कुल एक वैसल स्टेट की तरह बात करने लगे हैं, और पाकिस्तान एक वैसल स्टेट जैसा दिखने भी लगा है। अब आप कराची में जाएं तो एक काफ़ी बड़ा पोर्शन है, काफ़ी लोग बताते हैं, जहाँ पे अब आपको लगेगा ही नहीं कि आप पाकिस्तान में हैं, खासतौर से बंदरगाह वाला एरिया। आप लाजपत नगर में चले जाए तो आपको लगेगा ही नहीं कि लगेगा आप अफगानिस्तान में आ गए। नहीं, उनका बर्ताव ऐसा है, बिहेवियर ऐसा है। तो वो चीन वाले काफ़ी बर्ताव करते हैं, मतलब वो दिखाते हैं कि आप हमारे एहसान पे जिंदा हैं, जो गड़बड़ है। इसमें एक और चीज़ है प्रकाश, उस बातचीत में जो की पहल जो है, उसमें ये बात बहुत फिर से पाकिस्तान की तरफ से बहुत स्पष्टता से कही गई है, मतलब उसको रेखांकित किया गया कि हम इस पूरे सबकॉन्टिनेंट में या दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई की वजह है वो कश्मीर है, इसलिए कश्मीर को सबसे पहले हमको सुलझा लेना चाहिए, सुलझाए बिना बात आगे नहीं बढ़ सकती है। या तो कश्मीर ही हमेशा से दोनों देशों के रिश्तों में अटक जाता है आके, क्योंकि जिस तरह की सरकार है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, या मैं कहूँ कि आप सच्चाई को स्वीकार करने की कुव्वत रखिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाल फिलहाल में कोई कश्मीर को, मतलब जिस तरह की आज़ादी की बात कही जाती है उस तरह की कोई सच्चाई आकार लेने वाली हो। और 370 के बाद हमने देखा इमरान खान एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में पब्लिक मूवमेंट चला रहे थे कि किस तरह से कश्मीर की आज़ादी को लेकर उन्होंने यात्राएं निकाली। तो ये जो सारी बातें हैं, इसको देखकर कश्मीर के ऊपर अगर किसी तरह का जोर या उस पर अटक जाएगा तो फिर वही बात होगी कि फिर आगे कोई होप नहीं बचती है, क्योंकि भारत, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी कंसेशन देने वाला है कश्मीर को लेके, और वो स्टैंड मजबूत ही होना है। इसमें देखिए, पहली बात तो हमें ये मान लेनी चाहिए अपने पूरे आशावाद के बावजूद कि कश्मीर की समस्या का कोई समाधान दूर दूर तक नजर में नहीं है। नंबर 1, आपने देखा कि अभी हाल में ही पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां 6ठा प्रोविंस बनाने का भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो जब अगर वो प्रोविंस बना देगा उसको, और हाँ। डी फैक्टो वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को रूल कर ही रहा है, तो आप बिना लेन देन के तो समझौता होगा नहीं, नंबर 1। फिर आप अगर इसमें चीन को जोड़ें तो चीन जिस तरीके की सीमा को लेकर जिस तरीके का रवैया पिछले साल हमने देखा, पूरे साल चलता रहा मसला, तो उसको देखते हुए ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि अक्साई चीन का हिस्सा जो है वो छोड़ देगा, या जो उसको पाकिस्तान ने दिया है वो छोड़ देगा। और क्या भारत में इस तरीके की
बतकही आज के समय में संभव है। अगर मान लीजिए कि मैं एक सुझाव दूं कि भाई जो हमारे हिस्से में है वो हमारे पास रह जाए, जो उनके हिस्से में है उनको दे दिया जाए। तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। चलिए आधा आधा बांट लेते, आप मतलब देशद्रोही हो एक जाएंगे। प्रपोजल के रूप में। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि कश्मीर का भविष्य, अच्छा भविष्य जो है वो भारत के साथ ही है, क्योंकि पाकिस्तान की दशा जो है पूरी दुनिया देख रही है, उसका पूरा इतिहास हमारे सामने है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई रेडिकल प्रपोजल के बिना, बिल्कुल कोई ठोस प्रस्ताव जो अब तक के प्रस्तावों से थोड़ा अलहदा हो, उसके अलावा कोई समाधान की दिशा में बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, कि हमें जो भारत और पाकिस्तान के लीडरशिप को सबसे इंपॉर्टेंट वे में एक्सप्लोर करना चाहिए, जो सीमा विवाद और बाकी सारी चीजों के बावजूद हम चीन के साथ कर रहे हैं जी। आपको याद होगा कि चीन इस कोविड ईयर में हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर फिर बन गया है। तो और ये तब है जब सारा जिंगोइज्म है कि चीनी सामान का बायकॉट करे, दिवाली से लेकर लगातार चल रहा था वो। लेकिन अब वो भी जिंगोइज्म एक तो बोलने के स्तर पे है, और जहां बायकॉट और रोक की बात है वो ऐप और झालर तक है। तो और वो हमारी मजबूरी भी है। देखिए, हम चाहे जितना भी कह लें, सच्चाई ये है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बहुत कुछ चाइना पर डिपेंड करता है। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने लाइफ स्टाइल के लिए, उस पर जो है चीन की मोनोपोली है। आप मोबाइल से लेके एयर कंडीशन तक चीन की मोनोपोली है एक तरीके से। तो खैर बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से चीन के साथ तमाम तनावों के बावजूद हम बिजनेस कर रहे हैं, और वो बिजनेस लगातार एक मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें हम मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। मतलब इंडिया की तरफ से भी हो रहा है और चीन की तरफ से भी हो रहा है। जहां कड़ाई की जरूरत है वहां क्वालिटी कंट्रोल भी हो रहा है, कुछ चीजें हो रही हैं। तो हम पाकिस्तान के साथ बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? और बहुत बार, जैसे शार्दुल भी बोल रहे थे कि क्रिकेट मैच देखिए क्या है कि यूफोरिया तो क्रिएट करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो शटल लेवल पे वो एक तरीके का जिंगोइज्म ही होता है कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान वाले कहेंगे हमने हिंदुस्तान को हरा दिया। हाँ। तो और वो बिजनेस के पर्पस से या गुडविल के पर्पस से बहुत छोटी बात है वो। ठीक है, हमारे नेताओं के लिए अच्छा मौका होगा कि हमारे दोनों देश के प्रधानमंत्री जो है स्टेडियम में एक साथ बैठ के देखें, जो कभी मनमोहन सिंह देखा करते थे। आप उस तरीके की चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस पर जोड़ दें, हम जैसे बात होती है ना कि एनर्जी बेच सकते हैं, बेच भी रहे हैं कुछ लोग, बिजली जा रही है, टमाटर को लेके बातचीत होती है। इन चीजों से क्या होगा कि देखिए, अगर आप पंजाब के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो सीमा से, पाकिस्तानी सीमा पे जो लगे हुए हमारे इलाके हैं वो बहुत बुरी हालत में है। मतलब इकोनॉमिकली उनके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि बहुत अस्थिर रहे हैं ना वहां पे। अब कभी स्थिरता आई नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ, दोनों देशों ने अगर आपस में बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो बहुत समय के बाद मुझे लगता है कि शायद हम कश्मीर पे भी कुछ ठोस कर पाने में सक्षम हों। इसका एक और पहलू है, आनंद से मैं उस पर टिप्पणी ले लेता हूं, फिर इसके बाद शार्दुल और प्रकाश अपनी संक्षेप में टिप्पणी देंगे, तो फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। क्योंकि एक चीज़ है आनंद कि जो रिचुअल चीज़ें हुई हैं जिसका हम देख रहे हैं पिछले 2 दशकों से, तो हम ही लोगों का कि एक बार कुछ शुरुआत होती है, फिर उसी तरह ढर्रे पर चीज़ें चलती हैं, फिर कोई अटैक हो जाता है, फिर सब डीरेल हो जाता है, फिर धीरे धीरे कोशिश की जाती है। तो एक तरफ जिसका इशारा प्रकाश कर रहे थे कि आपको एक बहुत रेडिकल प्रपोजल के रूप में देना चाहिए। वो रेडिकल प्रपोजल कुछ भी हो सकता है, बंटवारे का ये वो। तो एक तो ये रोड मैप अगर आप सीरियस हैं, और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ जो होप नहीं बनती है, उम्मीद नहीं बनती, वो ये है इस समय कि दोनों तरफ, चाहे वो पाकिस्तान के नेता हों चाहे हिंदुस्तान में, दोनों देशों के नेता उस तरह के किसी रेडिकल अप्रोच की बजाय, कोई बहुत ठोस रोड मैप की बजाय, भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं उनके लिए वो हथकंडे के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मसलन चुनावी उसमें सफलता के कॉन्टेक्स्ट में उसको इस्तेमाल कर लेना। हमला हो गया तो मैं हमला कर दूंगा, बम ब्लास्ट हो गया तो उसके इर्द गिर्द एक कैंपेन खड़ा कर लेना, सब कुछ बंद कर देना। फिर दिखावेबाजी आ जाती है कि हमने अपना वहाँ पर दूतावास बंद कर दिया, उन्होंने अपना बंद कर दिया है। तो हथकंडेबाजी ज़्यादा है। इसी तरह से जब ये रिश्ते दोबारा बहाल करने की भी बात आती है, तब भी उसमें वो सीरियसनेस उस तरह की नहीं होती कि कहीं किसी ठोस मुकाम पर पहुंचना है। उसमें भी क्रिकेट ये वो इस तरह की चीज़ें करके और साल 2 साल 3 साल खींच लिए जाते हैं और फिर कोई नया डेवलपमेंट हो जाता है और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो वो जिस रेडिकल अप्रोच की ज़रूरत है या जिस ठोस रोड मैप की ज़रूरत है,
उसकी बजाय हमारे नेताओं का ये जो अप्रोच है कि इसका चुनावी इस्तेमाल कर लिया जाए, या चुनावी हथकंडे के, भारत पाकिस्तान के रिश्ते एक तरह के फुटबॉल हैं दोनों तरफ के नेताओं, इस एटीट्यूड की कुछ से बचा जा सकता है, या ऐसी कोई मंशा भी दिखती है आपको हमारे या दोनों तरफ के नेताओं के बीच में, इस्टेब्लिशमेंट में? देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों गणराज्य जो हुए, पाकिस्तान भी एक तरह का गणराज्य है, तो और भारत पाकिस्तान पहले से है जो भारत अब बना है, क्या कहते हैं उसको, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, नहीं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। तो खैर अब ये राजनीतिक टिप्पणी हो गई, मैं दूसरी बात कह रहा था। राजनीतिक टिप्पणी करने से कौन रोक रहा है भाई, पत्रकार है आप। नहीं, मतलब अभी विषय वो नहीं है, अभी दूसरा विषय है। तो ये दोनों का जो हिस्टोरिकल मेमोरी जो है, उसमें इन दोनों राष्ट्र राज्यों की उत्पत्ति मतलब जो है कि 1948 से ही एक टकराव का रहा है, और सबसे 3 तो स्पष्ट युद्ध हुए हैं, एक अर्ध युद्ध कह सकते हैं, तो और 1971 का तो एक बड़ा उसका योगदान रहा है एक हिस्टोरिकल मेमोरी बनाने में। तो आप जैसा कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान संबंध एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों देशों के नेतृत्व के लिए है, एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, और जो है एक आक्रामक राष्ट्रवाद का भी एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है ये दोनों। तो और क्योंकि उसको दूसरे देश से टकराव फिर भी जो है उतना नहीं, लेकिन ये इस तरह से जो है ऐतिहासिक स्मृति में इस तरह से रचा बसा है कि वो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गया है। और उसमें जो रेडिकल प्रपोजल की बात कर रहे थे, ये जो भारत के तरफ से भी और पाकिस्तान के तरफ से भी ये रेडिकल प्रपोजल की बातें जो है, जो लोग हैं ना, ये नेतृत्व है या आर्मी के जनरल हैं पाकिस्तानी या भारत के साइड्स के, या राजनयिक हैं, डिप्लोमेट्स हैं, या राजनेता भी जो है अपने मेमोयर्स में लिखते हैं कि अब ये सुलझने ही वाला था कि वो रिटायर हो गए, कि वाजपेयी जी ये ले ही जा रहे थे या इंदिरा गांधी ले ही जा रही थी, राजीव गांधी एकदम कगाड़ पे ही थे कि ये हो गया, और ये बात ये 15 साल बाद लिखते हैं। तो अब जैसे मुशर्रफ साहब ने एक समय डिमिलिटराइजेशन का प्रपोजल दिया था, 4 पॉइंट फार्मूला, हाँ, कि जम्मू और कश्मीर लद्दाख कि इसमें क्या डिमिलिटराइज जोन डिमिलिटराइजेशन जोन, कॉमन करेंसी, ये सब बातें हैं। तो ये बात ठीक है कि जो इसमें गेम चेंजर होगा, जो कोई गेम चेंजर रेडिकल प्रपोजल ही होगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकल मूवमेंट अभी आया नहीं है ऐतिहासिक प्रक्रिया में, उस हिस्टोरिकल मेमोरी को काउंटर करने वाला मूवमेंट अभी वो आया नहीं है, शायद हम लोग के जीवन काल में नहीं आए, लेकिन 2-3 पीढ़ियां बाद ऐसा आ सकता है, जब थोड़ा सा ऐतिहासिक जो स्मृति है उसको थोड़ा धूमिल होना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा लोगों की स्मृति से मिटेगी चीजें। अब संभव है कि इसमें कुछ बड़ा बदलाव हो, और पीढ़ियों के भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी एक बड़ा असर उन्हीं पीढ़ियों का है यहाँ के पॉलिटी पे, जो कि उसी दौर से आई हैं, और उस दौर में जो जिनके दिमागों में बंटवारे की भी छवियां हैं, और दोनों देशों के बीच उससे भी ज़्यादा 71 का जो बंटवारा फिर से हो गया, उसने उन सारे घावों को और ताज़ा किया है। तो ये पीढ़ियों के बदलने के साथ शायद, क्योंकि नई पीढ़ियां आएंगी जिनके ऊपर इतना बर्डन नहीं होगा इतिहास का या अतीत का, वो शायद ज़्यादा रेडिकल फैसले ले पाएँ। शार्दुल, हाँ, देखिए, इतिहास को भूलने के लिए उसका इतिहास बनना भी तो आवश्यक है। दिक्कत ये है कि आगरा समिट हुई, फिर क्या हुआ? विदेश नीति सामरिक नीति बड़ी महीन है। ये बात ठीक है कि हम चाहते हैं शांति, लेकिन हमने शांति के प्रयास किए। अब पाकिस्तान स्टेट जो कह रहा है वो सही में करना चाहता है या उसके पीछे कुछ और चल रहा है, ये डिसाइड करने का आज की डेट में किसी के पास कोई तरीका नहीं है।
क्योंकि भाई आप किसी के बिहेवियर से ही तो उसका कैसे वो बर्ताव करेगा यही डिसाइड करेंगे। उनका पुराना एक के बाद एक बार बार वही बिहेवियर रहा, सिर्फ हमारे ही नहीं दूसरों के भी प्रति। उन्होंने अमेरिका से भी डबल गेम खेला जब तालिबान से लड़ाई में। तो ये चीज़ ओसामा बिन लादेन अंदर पाया गया पाकिस्तान के, जबकि वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रहे थे। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। मैच्योरिटी की जो आपने बात की, वो भारत मैच्योरिटी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि और कोई चारा नहीं है चीन से डील करने का, क्योंकि वो चीन से हैंडल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन चीन को पाकिस्तान को चीन से दूर भी करने मतलब ये एक ख्याली पुलाव जैसा ही लगता नहीं है हो आज की सकता स्थिति वो। में, क्योंकि चीन उनका अपनी इतना नीति से बड़ा चल रहा है। उनका इन्वेस्टमेंट देखिए, इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में चीनियों का, उस लिहाज से वो ये भारत अपनी तरफ से कितनी भी सिंसियर कोशिश कर ले, जब तक कि चीन और अमेरिका मतलब बड़े प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान का कोई। इसका एक पहलू और भी है, चीन जो ये कर रहा है इस बात की, मतलब जो लोग पढ़ते हैं, आप देखें पुराने समय के लेख और किताबें, उन्होंने लेट 80s अर्ली 90s से शुरुआत कर दी थी कि भारत को सचेत होकर कदम उठाने चाहिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा आप एक पहुंच के बाहर हो जाएगी बात। और वही हुआ। हम आज जाके जागे हैं पिछले 8-10 साल में, हमें जागना चाहिए था मिड 80s में। चीन ने तभी से कदम उठाने शुरू कर दिए। ये लॉन्ग टर्म खेल होता है, इसका सरकारों से मतलब नहीं होता। ठीक बात। एक चीज़ और कि जो रेडिकल प्रपोजल की एक और बात है, तीनों ही नहीं चाहते ना। मान लीजिए भारत ने रेडिकल प्रपोजल दिया तो क्या चीन मान जाएगा अक्साई चीन छोड़ने को? वो कभी नहीं मानेगा। क्यों? फिर तिब्बत का क्लेम भी उसका क्वेश्चन में आ जाएगा। क्या वो तिब्बत छोड़ देगा? आज नहीं छोड़ेगा। ये परेशानी इतनी उलझी हुई है ना, इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही चलना जरूरी है। ठीक बात। एक चीज़ और कि तालिबान ने जो अफगानिस्तान में कहा है कि वो पावर शेयरिंग में जो उनकी बात हुई थी, पावर शेयरिंग वो करेंगे वहाँ पे, उसको चीन का परोक्ष सपोर्ट है। तो आप इस सिचुएशन को सुलझाएंगे कैसे? आप इस सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप ही डील कर सकते हैं, सुलझा नहीं सकते। ठीक बात। प्रकाश, आपकी आखिरी टिप्पणी इस पर, ये जो रेडिकल प्रपोजल में जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रेशर आ जाता है, चुनाव जीत लेने भर की सारे रिश्ते केंद्रित रह जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल हम इसको ऐसी कोई उम्मीद कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो कहा जा रहा है ना, जैसे अभी बातचीत में आई बात की इतिहास को भूलना होगा। समस्या ये है कि एक तो इतिहास को भूलना ही नहीं होगा, लेकिन इतिहास के बर्डन को भी हमें उतारना पड़ेगा। जो इतिहास आपके ऊपर एक बोझ की तरह है, एक तो वो। दूसरी चीज कि आप बार बार उस चीज को खोद भी रहे हैं, उसको, उस घाव को बार बार आप खोद के फिर से हरा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए कि भूलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती थी, तब तक कोई 1990 करवा देगा, कुछ मामला बनेगा तो फिर कुछ और घटनाएं हो जाएंगी, फिर कुछ होगा तो आप 370 के साथ खेला कर देंगे। तो खेला हो गए। लगातार चैप्टर्स तो उसमें बढ़ते जा रहे हैं, तो भूलना भी संभव नहीं हो पा रहा है, असंभव जैसा दिख रहा है। जी, ठीक बात। मेरे ख्याल से काफ़ी दिलचस्प बातचीत है हुई इस पर। एक और विषय है, उसको हम थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए उस पर चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। और हमारे साथ आज जो दो मेहमान हैं वो दोनों उनके गृह राज्य का मसला है। बिहार की विधानसभा में बहुत बदसूरत नज़ारे दिखे 3 दिन पहले, और वहाँ पर विधानसभा के अंदर पुलिस को बुलाया गया, और इसके अलावा चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मारपीट, धक्का मुक्की तो ठीक है, लेकिन हिंसक मारपीट की भी तस्वीरें आई। तो ऐसा नहीं है कि तस्वीरें विधानसभा में मारपीट की इससे पहले नहीं आई थी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी मारपीट की खूब तस्वीरें आई हैं। वहाँ पर मल्ल युद्ध के भी देखे लोगों ने, और माइक उखाड़ कर खींचतान भी देखी। ये सब विधानसभा में एक बार शायद बिहार की भी विधानसभा में इससे पहले हो चुका है। जो नया है वो ये है कि नीतीश कुमार बतौर डेमोक्रेट, जिनको एक बड़ा दांव लगाने पर आमादा था हिंदुस्तान का लेफ्ट लिबरल तबका एक टाइम पे, कि अब जो उम्मीद है वो नीतीश कुमार से ही जिंदा है विपक्ष की, और इनको एक राष्ट्रीय लीडर के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। और इस उम्मीद के 40 दिन के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खेमे में जाकर शाम खड़े हो गए। उनका जो डेमोक्रेटिक रवैया है, नज़रिया है, पिछले जब से वो नए वाले टर्म में मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत विकृत रूप में सामने आया है। अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर अपनी मांग कर रहे हैं, तो आपको सरकारी नौकरियों से बेदखल कर दिया जाएगा। ये बिल लाते हैं वो। और ये जो नया हंगामा हुआ, मारपीट हुई है, जिसमें पुलिस को बुलाया गया पहली बार, मेरे ख्याल से आज तक के हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में पुलिस को तो नहीं बुलाया गया था।
मार्शल ही ये काम करते थे, बहुत रेयर केस में पुलिस बुलाई गई। और अब इन्होंने ये जो बवाल है वो है एक सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 बनाया जा रहा है, और इस नियम का विरोध विपक्षी दल कर रहे थे। उनका ये कहना है कि इसके तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी की जैसे ताकत पुलिस को दी गई है, जो वहाँ की मिलिट्री पुलिस है, एक विंग। तो ये जो स्थिति है, हमारे साथ आनंद और प्रकाश दोनों लोग हैं, दोनों लोगों का गृह राज्य है बिहार। इस घटना पर आप दोनों लोगों की टिप्पणी, सबसे पहले आनंद आप बताएं और फिर प्रकाश। क्या बताएं, इसमें 2-3 चीजें जुड़ी हैं। अच्छा, ये जो विधेयक आया है, इसमें इसकी पृष्ठभूमि ये है संक्षेप में कि बिहार में पहले जो है बहुत बीएमपी, एक जैसे कि हर राज्य का एक आर्म्ड पुलिस होता है। हाँ, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कहीं भी है, उसी पीएससी तरह है एक जैसे उत्तर प्रदेश में बिहार मिलिट्री पुलिस है जी। उसी उसको अब परिवर्तित किया जा रहा है। उसके तो पहले क्या है कि सीआईएसएफ की कंपनियां बिहार में कम उपयोग में लाई जाती थी, 18 या 19 थी। अब उसकी संख्या पिछले कई वर्षों में बढ़ गई है। तो बिहार सरकार का यह तर्क है कि उस पर काफी खर्च आ रहा था, तो बीएमपी के बटालियंस की ही संख्या हमने बढ़ा दी है। और एयरपोर्ट और पटना में जो मेट्रो बन रहा है उसकी सुरक्षा के लिए। और एक यह भी बात कही जा रही है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जो नक्सल गतिविधियां का समझ लीजिए कि वो उसके भी खिलाफ कार्रवाई के लिए इनको तैनात किया जा सकता है। तो लेकिन ये सीआईएसएफ वाली बात से नहीं है। बिहार सरकार का कहना है कि बहुत सारी दुविधा मतलब इस पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। ये उसको जो पावर्स दिए गए हैं वो सिर्फ इंस्टॉलेशंस के लिए, जैसे एयरपोर्ट और वगैरह में आप बिना पूछताछ शक के आधार पे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं वगैरह। ये सामान्य जो है, सामान्य कानून व्यवस्था की कार्रवाई के लिए अन्य जगहों पर ये लागू नहीं है। तो दूसरी बात है कि इसमें वो जो आप पहले बोल रहे थे, वो विरोध प्रदर्शन वाले में, उसमें वो है वही कानून। उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, उसमें है कि विरोध प्रदर्शन वगैरह में अगर आप उत्पात मचाते हुए या कोई हिंसक गतिविधि करते हुए पाए गए तब, ऐसे नहीं सिर्फ प्रदर्शन करने पे नहीं है। हाँ, तो वो ये तो खैर बहुत वेग एक चीज हो गई कि आप नहीं, उत्पात करते हुए वो पाए गए। मैं बोल रहा हूँ, हाँ। वो आप जो बोल रहे हैं वो सही है। मैं बोल रहा हूँ कि एक उसमें क्लॉज है। हाँ, ठीक बात। तो और अभी जो हुआ इसमें, अब सरकार का तर्क है कि जो प्रेमाइसेस है वो विधानसभा अध्यक्ष का है। विधानसभा के आसन पे लोग आ गए थे, उनको रूम में लॉक कर दिया। एक बार ऐसा 74 में हुआ था, जब दरोगा प्रसाद राय जो है, उस समय वित्त मंत्री थे, बजट पेश कर रहे थे, वो पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो उनको विधानसभा में बंधक बना लिया गया था, बंधक बनाया गया था वगैरह, लेकिन पुलिस नहीं बुलाई गई थी। और इसमें विजय प्रसाद सिन्हा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की यह दलील है कि उन्होंने पुलिस को बुलाया और बाहर जो फिर पुलिसिया जो कार्रवाई हुई। बिहार में भी ये पहला ही अवसर है जब बुलाई गई। तो सदन के अंदर हालांकि विपक्षी जो विधायक थे उनका भी जो है आचरण बहुत अनुकरणीय नहीं था। बिल्कुल। और जो अध्यक्ष के आसन पे आ जाना वगैरह, ऐसे तरह घेराव करना, वो नहीं था। लेकिन बहुत अनरूली था। है कि उसके डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज का मामला है। बिल्कुल नहीं, वो बहुत अनरूली था, बहुत अगली दृश्य था कि विपक्ष का भी जो कंडक्ट था उसकी किसी तरह से बचाव करना संभव नहीं है। प्रश्न है इसमें कि उसका डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज करना। और वो भी नीतीश कुमार सामने बैठे थे, जिस तरीके से ये किया गया। तो एक है कि इस पे 2 संक्षिप्त टिप्पणियां। एक तो है कि नीतीश जी की जो कार्यशैली रही है वो अफसरशाही की है। जनरली वो ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा
निर्भर करते हैं मंत्रियों पर, मंत्री परिषद पे बहुत कम मतलब उनसे इनपुट्स लेते हैं, और वो पता नहीं एक ऑब्सेशन था उनको कि ये बिल पारित हो। अब और दूसरा वो ये भी जानते थे कि इस बिल पे मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलेगा। तो और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के तत्व हैं, हालांकि बिल अभी तक मैंने भी ढंग से डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन जो प्रेस में जो आया उससे मुझे यही लग रहा है कि CISF की कुछ कार्यवाही कार्यकलाप उनका रहेगा और उसमें कुछ पावर्स हैं। अब उसको कितना दिया है नहीं दिया है, इन्होंने ये भी कहा कि पुलिस मुख्यालय को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, डिटेल में बताइए। तो ये है, तो एक उनमें एक छटपटाहट ये दिखी, एक कर सकते थे कि अगर बिल विवादित है तो उसको जो है विधानसभा के ही एक सिलेक्ट कमिटी को रिफर कर सकते थे। बिल्कुल। तो ये नीतीश कुमार को लेकर अब कई सारे सवाल इस तरह के उठते हैं, उनके डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को लेकर, कितने डेमोक्रेट्स हैं वो। और आपने कहा कि जो कानून बनाया गया था धरना प्रदर्शन वाला, उसमें एक क्लॉज था, मुझे तो नहीं लगता कि जो संपूर्ण क्रांति जहाँ से ये लोग निकले हुए हैं वहाँ पर सब कुछ बहुत शांति से हो गया होगा। कुछ ना कुछ तो घटनाएं, कुछ ना कुछ वो रही होंगी, और ये लोग आज उस क्रांति के निकले नेता हैं, संपूर्ण क्रांति, जहाँ पर ये लोग सत्ता का वो भोग रहे हैं सुख। और इस तरह से मतलब ये एंटी, एक तरह से कहा जाए तो पूरा एटीट्यूड ही एंटी पीपल है। पुलिस का जो है उसमें उनका क्या ऑब्सेशन था ये नहीं मालूम। उसको लालू प्रसाद यादव ने शायद एक ट्वीट किया है, उन्होंने जो कहा है वो बहुत दिलचस्प है कि ये संघ का जो मिनी रिचार्ज है, अल्टीमेटली इनका पूरा जो कैरेक्टर वो भी मिला जुला के वो नरेंद्र मोदी जैसा ही एक है कि किसी भी चीज़ को नाक का मुद्दा बना के पास कराना है। कृषि कानून पास कराना है, चाहे उसके लिए ऑर्डिनेंस के जरिए पास कराना हो वो कराएंगे, बिना वोटिंग के पास कराना हो वो कराएंगे। हर चीज़ नाक का मुद्दा डेमोक्रेसी में बनाने का मतलब क्या है? प्रकाश, देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ वो भयावह तो है ही, लेकिन आगे आपको ऐसे कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो हमने पहले हिस्से में बात की कि जिस तरीके से भारतीय संसद में कानून पास करवाए जा रहे हैं, उसी का एक स्टेप हमने आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे दृश्य बार बार दिखेंगे? इसलिए लग रहा है क्योंकि दुनिया भर में जो राइट विंग की सरकारें हैं वो इस तरीके के कानून ला रही है। अभी ब्रिटेन में प्रस्ताव है कि पुलिस को अधिकार दिए जाए, प्रदर्शन न होने दिया जाए, प्रदर्शन विरोध का अधिकार जो है उसको कर्टेल कर दिया जाए। और अभी आप अगर न्यूज देखेंगे, ब्रिस्टल शहर में पिछले 2 दिन से जो है भयानक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसमें मतलब आगजनी भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है। खैर, हाँ। लोगों ने घेर के रखा हुआ। तो इस तरीके की चीजें हुई। और जो ये पीछे पेंडेमिक हुआ, इस पेंडेमिक के बहाने भी हमारी लोकतांत्रिक सरकारों ने, अलग अलग देशों की, राज्यों की, हमारे देश में भी और बाहर भी, उन लोगों ने जो हमारे यहाँ भी है ना वो महामारी कानून जो है, मतलब बहुत सारे स्पेशल पावर्स ले लिए जो अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में वो नहीं ले पाते, नहीं कर सकते, हाँ, हिम्मत भी नहीं करते करने की। ठीक बात। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि पुलिस के बारे में, जैसे अभी बॉम्बे में जो प्रकरण हुआ, तो पुलिस के बारे में ये चर्चा चली है कि भाई पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस को ऑटोनॉमी दी जाए, उसको पॉलिटिकल लीडरशिप के कंट्रोल से थोड़ा सा मुक्त किया जाए। उसके पहले बात होती है कि भाई आप 2 पार्ट कर दीजिए, एक सिक्योरिटी पुलिसिंग का काम पुलिस करेगी, दूसरा जो है वो इन्वेस्टिगेशन का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है जो 5 लाख पुलिसकर्मी हैं इस देश में, नहीं है मतलब सीटें खाली हैं, उनको भरा जाए, रोजगार की चिंता हो रही है। इसके इन सब बातों पे ना करके, अब जैसे ये आपने कहा कि विरोध करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, उसी तरीके से है कि आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। अब सवाल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई हिंसा करता है, कोई उत्पात मचाता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये सजा जो मिलेगी वो एक कोर्ट का प्रोसीजर है ना, वो पहले का कानून नहीं है क्या कि अगर मैं एक आंदोलन में हूं और बस में जला दूं तो क्या अभी कानून नहीं है कि मुझे कोई सजा होगी या नहीं होगी? बिल्कुल पहले से ही है। आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, आप उन कानूनों को अधिक से अधिक कड़ा करके और लोकतांत्रिक अधिकारों को और उस स्पेस को आप कर्टेल करने की कोशिश और दूसरे इसको बहुत ओपन, आप इसको बहुत ओपन एंडेड छोड़ दे रहे हैं कि कोई भी अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करने लगे।
व्याख्या करने लगे, और व्याख्या कोई भी कर रहा है तो गलत भी नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब क्योंकि वही इसके उदाहरण आपको उदाहरण दूं कि इसी नीतीश सरकार में ही या और भी हमारी राज्य सरकारों में अगर पुलिस के हाई हैंडेडनेस के किस्से आते हैं, मारपीट के किस्से आते हैं, वीडियो तक आ जाता है, उसमें कितनी सजाएं होती हैं, नंबर 1, अगर आप इतने बड़े भाई कानून प्रेमी सरकारें चल रही हैं। दूसरी चीज, आपने योगी सरकार को देखा कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने वाले की तस्वीरें सड़कों पे चिपकवा दी और लाखों लाख रुपए का नोटिस भिजवा दिया। किसान आंदोलन में कहा कि ट्रैक्टर जो है वो नहीं निकालोगे या वो ट्रैक्टर जमा करवाओ है। और कई मामलों में अदालत को इंटरफेयर करना पड़ा कि आपने जो आदेश दिया है ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, गलत है। तो जो हमने बिहार विधानसभा में देखा वो सिर्फ, अच्छा देखिए, सिंपल ये नहीं कि संसदीय मर्यादा और वो नहीं, मैं उस आइडियलिस्टिक यूफोरिक लैंग्वेज में जाने ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप जो मतलब जिसको देख रहे हैं यथार्थवादी तरीके से सीधा मसला है कि हमारी सरकारों का रवैया ये है कि आप विपक्ष को इतना उसकी डिग्निटी को इतना डिमिनिश कर दीजिए, उसको आप इतना, आपने देखा हाथरस में जिस तरीके से इनको पीटा गया था अपने जयंत चौधरी को, बिल्कुल। तो ये एक पैटर्न के रूप में इसको पढ़ा जाना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं कि एक कानून आ रहा था, विरोधी जो है विरोध कर रहे थे और विरोध करने में हो सकता है कि उन्होंने जो है कुछ वहां उत्पात मचा दिया या विधानसभा अध्यक्ष के साथ कुछ कर दिया या मंत्रियों के साथ हाथापाई कर दी ये। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर पुलिस ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस बुलाई गई थी तो पुलिस पीटती हुई कैसे देख रही है वीडियो में? पुलिस अगर बुलाई गई थी तो सादी वर्दी में कौन से लोग हैं जो हाथ छोड़ रहे हैं? सारे वीडियो आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। कहने का मेरा मतलब है कि ये प्री प्लान्ड अटैक है, इसमें कोई और पैटर्न नहीं है। अचानक एक थोड़ी देर के नोटिस पे पूरा डीएमएसपी काफिला चला जा रहा है और पुलिस वाले जो है, आप समझ रहे हैं एक विधायक क्या होता है बिहार यूपी में और उत्तर भारत में, एक विधायक की या पूरे देश में मतलब जिस तरह से पीटा जा रहा है विधायकों को, तो मैं कह रहा हूं कि ये पूरा जो प्लॉट इस देश में चल रहा है और बहुत सारी और दुनिया में राइट विंग गवर्नमेंट्स कर रही हैं, जो प्रीति पटेल हैं गृह मंत्री, ब्रिटेन की गृह सचिव, वो लगातार इस तरीके के कानूनों को पुश कर रही हैं जो कि डेमोक्रेटिक राइट्स को जो है कर्टेल करें। आपने देखा था डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है कितने तरीके के ऑर्डिनेंसेस पास कर रहा था जी। तो शार्दुल से मैं पैटर्न को मैं वहां देख रहा हूँ। शार्दुल, ये जो पूरा बिहार विधानसभा का वाकया हुआ, इस पर आपकी आखिरी टिप्पणी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी देखिए, मुझे हंसी आ रही थी जब आप लोग बात कर रहे थे, क्योंकि डंडे का जोर चलाना ये हमारे समाज की है। जो मैंने पहले पॉइंट कहा था ना, इसमें केवल राजनेता ही नहीं है, जनता भी रोशी है, वो समर्थन दे रही है उन्हें खुल के। डंडे के जोर पे हमारा समाज विश्वास रखता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। दूसरी चीज़ ये कि बिहार विधानसभा में जो हुआ है, ये केवल सरकार ही नहीं, ये सारे राजनेताओं का स्तर दिखाता है, वो उनकी सीमित समझ दिखाता है कि उन्होंने, देखिए विपक्ष आज विपक्ष है, आप इसको थोड़ा सा अगर मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो जब उनके पास ताकत थी उन्होंने वो रिफॉर्म नहीं किए जो इस सिचुएशन को आने से रोक सकते थे। ये सिस्टम सड़ चुका है। मेरी ढपली वो हर हफ्ते की पुरानी है कि पुलिस रिफॉर्म की वो बात आ गई। पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनके हाथ से ताकत चली जाएगी। आप ये देखिए, असल में ये पुलिस रिफॉर्म का बात नहीं हम करें, पुलिस को विधानसभा में बुलाया गया, हम इस बेसिक लिमिटेड उसमें स्पेस में बात करें, और नीतीश कुमार जैसा एक आदमी जो इस देश के राजनेताओं में शुमार होता था, उसने इस बात को बुलाया, उस पर हम बात करनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्म तो बहुत बार हम लोगों ने मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब पुलिस के अधिकारियों पे इंडिपेंडेंट गाइडलाइन होंगी, जब वो उनकी नौकरी नेताओं से अफेक्ट नहीं होगी, तो वो आने से मना करेंगे। बट एनीवे, एक और चीज़, प्रशासन और सरकारें, इसमें सभी शामिल हैं, वो हित के निर्णय जो हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं रिफॉर्म की हर बार बात करता हूँ, उसके लिए तो वो दशकों तक लटका रह सकता है, लेकिन अपने मतलब के निर्णय वो तुरंत लेता है। क्यों? क्योंकि भारत में अधिकतर कमेंटेटर जो टीवी पे दिखते हैं वो ये भूल जाते हैं कि इंसान की फितरत में आइडियोलॉजी से ज़्यादा सर्वाइवल और अपना फ़ायदा देखना है। ये हमारा एवोल्यूशनरी ट्रेट है ना। और नेता वो कर रहे हैं जो उन्हें पब्लिकली लग रहा है कि हम कर सकते हैं। पावर एक इतना बड़ा लालच है कि आप इंसानी इतिहास देख लीजिए, केवल अभी की बात नहीं है। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो ग्रैब ज़रूर करेंगे। तो नीतीश कुमार, जिन्हें लोग, आप तो एक सार्कास्टिक की तरह कह रहे थे, पर लोग सार्कास्म में कह रहे थे, लोग सही में समझते थे
कि भाई नहीं है तो बहुत बड़े डेमोक्रेटिक लीडर हैं, उन्हें भी मौका मिला तो उन्होंने वही किया। और कोई देखेगा उनका बर्ताव, मीडिया, उनकी सरकारों में मीडिया कर्मियों के खिलाफ बर्ताव जो रहा है वो यही रहा है। इस बिल से मुझे सिर्फ एक ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, बाकी तो पहले भी आपको याद होगा यूपी ने भी ऐसा बिल लास्ट ईयर पास किया था, हमने चर्चा में बात की थी। इसमें यह है कि किसी भी अपराध का संज्ञान अधिनियम के तहत कोई न्यायालय नहीं ले सकता जब तक आरोपित व्यक्ति, जब अगर सशस्त्र पुलिस अधिकारी है ना इस फोर्स का, तो कोर्ट भी उसका संज्ञान नहीं ले सकता। तो फिर संज्ञान लेगा कौन, ब्यूरोक्रेट या नेता? ये गड़बड़ चीज़ है इसमें। मतलब दिखावे का भी ये नहीं है कि आप कहीं पे आपकी पावर बदनीयती, स्ट्रक्चर से अलग अपील कर सकें। बदनीयती आपकी एकदम सामने है। और एक आखिरी बात, इन सारी बातों को आप देखें तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कम से कम कि समाज को अगर बदलना है ना हमारे कोई डेमोक्रेटिक, तभी हालात और बुरे होंगे सुधरने से पहले। ये एक फलक्रम पे पहुंचेगा और तब बदलेगा। नीतीश कुमार, सारी बातें प्रकाश और आनंद ने बता दी, इस केस से जुड़ी, और शार्दुल ने भी अपनी राय रखी। बस मुझे नीतीश कुमार के ऊपर एक ही टिप्पणी की, जो लोगों से बड़ी उम्मीदें बनाई गई थी, उस लिहाज से मैं कहना चाह रहा था बस कि नीतीश कुमार अपने पीक में, जब राजनीति के, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, वो उस दौर में उन्होंने अपने आप को भयानक अपॉर्चुनिस्ट साबित किया। ये पिछले बार के उसमें सुना हो तो एक भयानक अपॉर्चुनिस्ट नेता होने के साथ नीतीश कुमार, अगर बिहार के बाकी नेता, उनके समकक्ष नेताओं को देखा जाए तो नीतीश कुमार एक डरपोक राजनेता भी साबित हुए हैं लालू यादव के मुकाबले। आप देखा जाए जिन्होंने जेल जाना कबूल किया, या और बाकी शरद यादव जैसे नेता भी हैं जिन्होंने। अब जो नीतीश कुमार का चेहरा सामने आ रहा है वो एक उनके अंदर का नार्सिसिस्ट और एक ऑटोक्रेट जो होता है वो भी सामने आ रहा है। और डेमोक्रेट्स कहीं दूर दूर तक फिलहाल नज़र नहीं आता। कोई ऐसा काम पिछले 5-7 साल का उनका टाइम ऐसा नहीं है जो उन्होंने आम जनता के हाथ को मजबूत करने के लिए किया। ये जो भी कानून है, ये जिन 3-4 कानूनों की बात की, ये सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी तरीके से पिछले दरवाजे से अपरोक्ष तरीके से स्टेट को ताकत देते हैं। जो मैं सत्ता कुर्सी पर बैठा हूँ, इस कुर्सी को जिन लोगों ने लग्गी लगा रखी है, जिन लोगों ने इस कुर्सी के नीचे अपने टेके दे रखे हैं, उनको मजबूत करने की चीज़ें हैं, बात है। आज की चर्चा में बस इतना ही समय था हमारे पास। हाँ आनंद बताइए। मेरे ख्याल से नीतीश की का राजनीतिक धरोहर इतना सीमित नहीं रहेगा। अभी विस्तार में इस पर चर्चा नहीं होगी। उनके की राजनीतिक व्यक्तित्व के बहुत आयाम है, कुछ पक्ष आपने रखा, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी शख्सियत बहुआयामी है। और बिल्कुल बिहार में अलग अलग वर्ग उनको अलग अलग तरह से जानेगा। बिल्कुल होगी उनकी जो शख्सियत है। मैं इसको बल्कि ऐसे भी कह सकता हूं कि उनकी शख्सियत जो 2005 के बाद की दूसरी होगी, 2005 से 1996 की अलग होगी, और 1995 से पहले की उनकी शख्सियत अलग होगी। उसमें मैं बहुत समराइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में उनके कामकाज को देख रहा हूँ। कुछ जैसे मापदंड रखिएगा तो आपकी टिप्पणियां उसमें आएंगी, कुछ अलग लोग दूसरा मापदंड रखते हैं, इसीलिए एक राजनीतिक वजन जो है वो कई तरह के तराजू में तोला जाता है। खैर वो अलग कभी और इस पर चर्चा। बिल्कुल हाँ। बिहार में तो खैर कई लोगों के ऊपर बात उस तरह से की जाएगी। लालू यादव के बारे में बात होगी, शरद यादव के बारे में। खैर शरद यादव मूलतः बिहार के नहीं हैं। रामविलास पासवान के लेगेसी की बात होगी, तो नीतीश कुमार की भी बात होगी, और बहुत सारे और पहलू ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। कोई भी राजनेता जिसका इतना लंबा चौड़ा काम जीवन है, राजनीतिक जीवन है, 50 साल के करीब होने जा रहे हैं, तो वो एकदम ब्लैक एंड वाइट में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने जो जिक्र किया वो बहुत कंटेम्प्रेरी उसमें किया है। और इसके साथ ही हम अपने अगले विषय पर बढ़ते हैं, जो कि बंगाल से जुड़ा, चुनाव से जुड़ा मसला है। हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद इस समय वहाँ पर हैं, मनीषा भी वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हैं। इसके अलावा और 1-2 सहयोगी हमारे प्रोड्यूसर परीक्षित भी कलकत्ता में हैं, बंगाल में दौरे पर हैं। तो चुनाव से जुड़ी जो अब तक की डेवलपमेंट है, पहले चरण का चुनाव बस सिर पर है, तो उससे पहले हम चाहेंगे कि मेघनाद एक बार हमको वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ पर जो चुनावी नज़ारा है, उससे हमारे श्रोताओं को रूबरू कराएं। किस तरह की स्थितियाँ वो देख पा रहे हैं वहाँ पर। हेलो अतुल सर। हाँ, मुझे अभी आकर 2 हफ्ते हो गए लगभग। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात किया था तो मैंने आपको वो हावड़ा वाली स्टोरी बताई थी। ये वीक में एक्चुअली हम थोड़ा सा इंटेंसिव ट्रैवलिंग कर रहे थे, क्योंकि
गांव गांव में जाके लोगों को पूछ रहे थे कि स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है और ममता बनर्जी गवर्नमेंट के स्कीम्स कितने इफेक्टिव है। क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे कुछ स्कीम्स पॉपुलर है। मैं कुछ कुछ नाम बताना चाहूंगा। एक तो है स्वास्थ्य साथी योजना, जो कि एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम है। लोगों को एक स्मार्ट कार्ड मिलता है और वो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट का रिएम्बर्स कर सकते हैं। और ये जो कार्ड है वो वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड को मिलता है। फिर है कन्याश्री, जो कि एक स्कॉलरशिप स्कीम है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चाइल्ड मैरिज का, तो उसको काउंटर करने के एक कन्याश्री और रूपश्री दोनों स्कीम्स लॉन्च किए थे। कन्याश्री के अंडर आपको आगे पढ़ने के लिए इंसेंटिव मिलते हैं, तो लड़कियों को पैसे मिलते हैं उनके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप की तरह। और रूपश्री जो स्कीम है उसमें आपकी अगर शादी हुई, अगर आप 18 साल से ऊपर हो और आपकी शादी हो गई, तो आपको एक 25,000 रुपए का अमाउंट मिलता है आपको मैरिज एक्सपेंसेस में हेल्प करने के लिए। फिर एक और है सबूज साथी स्कीम, जो कि है उसमें बाइसिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो सब चारों स्कीम मैंने बताए वो सब विमेन सेंट्रिक स्कीम्स है। मतलब ये सब लाइक स्वास्थ्य साथी जैसे कन्याश्री, रूपश्री और सबूज साथी, ये सब औरतों के लिए है और यही सबसे पॉपुलर स्कीम्स है यहाँ पर। और ममता बनर्जी बेसिकली फोकस कर रही है, तो यही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर फोकस कर रही है, वोटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी विमेन। क्योंकि हमने देखा है जैसे बिहार में चुनाव हुआ था, तो लड़कियों ने मतलब सॉरी विमेन वोटर्स ने पूरा स्विंग कर दिया था, वो साइलेंट वोटर्स करके आगे आए थे। तो वही हम बात करें तो एक तो गांव में जाके ये दिखाई दे रहा है कि विमेन वोटर्स एक्चुअली ममता बनर्जी से बहुत खुश है, क्योंकि सब जो स्कीम्स है उसके बेनिफिट्स सब डायरेक्टेड है उनकी तरफ। एक और ऑब्जर्वेशन मैं बताना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल में करप्शन बहुत रैम्पेंट है ग्राउंड लेवल। और मैंने इस पर एक स्टोरी भी की है, कटमनी जो एक इशू है, मुद्दा है, उस पर बीजेपी इस पर बहुत फोकस डाल रही है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप रूपश्री की बात कर लीजिए, तो रूपश्री के अंडर आपको अगर 25,000 रुपए बैंक में मिल रहे हैं शादी के, तो फिर एक टीएमसी वाला बंदा आ जाएगा और बोलेगा कि मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको ये पैसा मिलेगा, पर आप उसमें से आपको 5,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। तो मुझे ये 2-3 जगह पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसे केसेस मिले जहां पर नाम लिखने के लिए और पैसे मिलने के बाद उन्होंने विड्रॉ करके वो एजेंट को दे दिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। स्वास्थ्य साथी को अगर लिया जाए तो कुछ कुछ लोग, मतलब ऑलमोस्ट सबको स्मार्ट कार्ड मिला है, ऑलमोस्ट सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मकड़मपुर विलेज है, वहां पर गए थे। वहां पर लोगों को एक्चुअली कार्ड नहीं मिला था, उन्होंने 2-3 महीने पहले ही अप्लाई किया था। बट उसके अलावा हमको सब जगह दिखा कि स्वास्थ्य साथी कार्ड सबको मिला है, वुमन ऑफ द हाउस होल्ड को मिला है। तो ये जनरल स्कीम्स के बारे में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज हमने देखी, और ये बहुत आई थिंक एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है इलेक्शन के लिए, कि हमने सबसे जिनसे भी बात की उनको लॉकडाउन के समय पे 3 महीने के लिए 500 रुपए मिले थे प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के अंडर, वो जो स्पेशल पैकेज अनाउंस किया। और 2 से 3 महीने के लिए फ्री एलपीजी का भी पैसा मिला था उनके अकाउंट में। तो जीरो बैलेंस अकाउंट्स में 500-500 रुपए ट्रांसफर हो गए थे। और आपको समझना पड़ेगा कि मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ वो बहुत गरीब लोग हैं, और उनको ये 500 रुपए महीने का मतलब एक बहुत बड़ा बूस्टर बन जाता है। मतलब उनका ऑलमोस्ट मंथली इनकम भी उतना होता है। तो इसकी वजह से सब लोग मेंशन करते हैं, मतलब मैंने पूछा भी नहीं पर सब लोग मेंशन करते हैं कि मोदी जी ने हमको 1,500 रुपए दिए, और मोदी जी ने हमको फ्री गैस सिलेंडर दिया लॉकडाउन के समय पे। तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जा रहा है, पर ये सब विमेन सेंट्रिक जो स्कीम्स है उसका क्रेडिट ममता बनर्जी को जा रहा है। तो हाय मेघनाथ, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो स्कीम्स हैं और जो ग्राउंड लेवल करप्शन है, इसके बारे में बात काफी होती है, बट बंगाल में भी जो मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, इंटरनल कास्ट इक्वेशंस भी काफी ज्यादा हैं। क्या उसका असर आपको कुछ दिख रहा है? क्या उसके बारे में कुछ पता चला?
एक्चुअली मेरे नजर में यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिविजन ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे मुझे, क्योंकि इतना मतलब वैसे तो मैं स्कीम्स की बात कर रहा था, पर ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स SC ST लोगों के लिए भी है, काफी उनको मतलब फायदा भी पहुंचा है इसका। और कुछ कुछ गांव में जहाँ पे मैं ट्राइबल लोगों से बात कर रहा था, उनको भी एसेंशियली ये स्कीम्स का काफी फायदा हुआ है। पर कास्ट डिवीजन से ज्यादा मैं बोलूंगा कि यहाँ पे फिर भी एक हिंदुत्व का अंडरकरंट है। तो मनीषा एक स्टोरी करने वाली है RSS के इन्फ्लुएंस पर, और उसने काफी ट्रैवल किया है। तो मैं ये स्कीम्स की स्टोरी कर रहा था, तो वो बीजेपी पे स्टोरी कर रही थी कि उनका इन्फ्लुएंस कितना है, कितना हिंदुत्व में मानते हैं लोग एक्सेट्रा। पर एक एक जस्ट जनरल ऐसे लगा कि हिंदुत्व से ज्यादा यहाँ पर करप्शन इशू है। मतलब मैं बताता हूँ, मैंने आपको ये ये पूछा क्यों क्वेश्चन, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म, उसका रीजन ये है कि टीएमसी भी अब ऐसा कह रही है, और ऐसा काफी कमेंटेटर कह रहे हैं कि जो भाजपा ने क्या किया है कि दे हैव, उन लोगों ने जो वहां पे पॉलिटिकल डिवीजन थे ना, और जो लेफ्ट और नॉन लेफ्ट का डिवाइड था, उसमें जाके उन्होंने आइडियोलॉजिकल बेसिस से उनके आइडेंटिटी बेसिस को उछालना शुरू कर दिया, पहचान की राजनीति। तो उसमें आप ट्राइबल होना चाहते हो, रजिस्टर्ड ST की तरह, ये काफी एरिया है जंगल महल में। और कई जगह कास्ट इक्वेशन, जैसे राजभर नाम था, शायद राजवंशी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मतुआ की बात कर रहे होंगे, मतुआ कास्ट का एक काफी हाँ, काफी सारे हैं। तो मतलब उन्होंने, लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा ने वहां पे कास्ट आइडेंटिटी को उभार दिया, जिससे ये आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी लेफ्ट वाली खत्म हो गई है, लेफ्ट और नॉन लेफ्ट। तो एक मैं एक्चुअली इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, क्योंकि मैं भी इस पे थोड़ा सा विचार कर रहा था, क्योंकि हम जब मतलब कमेंटरी वाइज आइडेंटिटी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पर वो बहुत क्लीशे लाइन भी हो जाता है, क्योंकि हर इलेक्शन में देखेंगे तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो बनती है वो कास्ट लाइंस पे ही बनती है कि एक ग्रुप कैसा वोट करेगा। तो मैं एक इंस्टेंस देना चाहूंगा मतुआ कास्ट का। तो यहाँ पर एक्चुअली बीजेपी बोल रही है कि मतुआ कास्ट के जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो हमारे लिए वोट करेंगे। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ट्रेडिशनली ये देखा गया है, मैंने कुछ लोगों से बात की, कि मतुआ जो एक कास्ट है वो एक ब्लॉक की तरह वोट करता है। मतलब एकदम एग्जैक्टली मतलब कि अगर आपने उनके लीडर्स को अपने साइड में ले लिया और फिर उनको उन्होंने आपको एंडोर्स कर लिया, तो पूरा उनका जो ग्रुप है वो एक ही लीडर के लिए, एक ही पार्टी के लिए वोट करेगा। तो ये एक बात है। तो आई मीन ऑब्वियसली आइडेंटिटी तो इम्पोर्टेंट है, सब मतलब कुछ कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि फिर भी मैं बोलूंगा कि यहाँ का इलेक्शन कास्ट और हिंदुत्व या हिंदू मुस्लिम डिवीजन से ज्यादा, एटलीस्ट जो हमने एरियाज में विजिट किया है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है वो एरियाज में करप्शन ज्यादा इशू है। जो TMC की गुंडागर्दी है, जो लोकल लीडर्स जो कट मनी लेते हैं, लोगों को हरास करते हैं, उस पे ज्यादा डिसाइसिव होगा ये इलेक्शन। यानी कि जो आपने पिछले हफ्ते बताया था कि जी वो बाहुबली टाइप के लोग जो पहले लेफ्ट, अल्ट्रा लेफ्ट में थे, फिर वही TMC में आ गए, और वही अब बीजेपी में घुस गए हैं, एंड देयर वही सिस्टम का फायदा उठाते रहते हैं। एक आखिरी सवाल में शार्दुल, जी एक ऐड करना चाहूंगा। ये कैसे है ना कि हम जैसे फराकपुर गए थे और इलान बाजार जैसे एरिया में भी गए थे, जो कि बोलपुर के पास है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गमैन का इन्फ्लुएंस है, एक जगह पे बीजेपी का है और एक जगह पे TMC का है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि एक तो लोग बात करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर लगता है कि अरे फिर वो गुंडे क्या कर लेंगे हमारे साथ, कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, तो कैमरा पे नहीं आना चाहते और रिकॉर्ड पे नाम भी नहीं देना चाहते। मैं जब फोटो खींचने के लिए पूछता हूँ, स्टोरी के लिए एक्सेट्रा, तो भाग जाते, राइट। सो वो डर है वहां पे। पर कुछ कुछ जगह पे, जैसे इच्छापुर गए थे, दुर्गापुर के पास, वहां पे एक्चुअली ये सिचुएशन नहीं है। मतलब वहां पे कैंडिडेट्स काम भी कर रहे हैं, वहां पे स्कीम्स भी मिल रहे हैं, वहां पे
इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, उस जगह पे ममता बनर्जी बहुत पॉपुलर, राइट? सो लाइक एक ये डिवीजन दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे लोकल लीडरशिप, जो कि टीएमसी की लीडरशिप है, वो पागल हो गई है, जो मतलब गुंडागर्दी कर रही है और फिर मतलब दादागिरी करती है, वहां पे ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी कम है और वहां पे बीजेपी को अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। वहां पे आई थिंक वो एरियाज में वो जाके वहां पे अपना मतलब सोशल इंजीनियरिंग भी कर ही रहे हैं, पर उससे ज्यादा वो करप्शन का इशू बढ़ा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे टीएमसी करप्ट। राइट। एक आखिरी सवाल मेघनाथ, लोग कह रहे हैं, और हमने भी एक स्टोरी की, कि बहुत से लोग जो टीएमसी से बीजेपी में गए हैं और बीजेपी के इंटरनल लोग भी टिकट बंटवारे से ज्यादा खुश नहीं है जिस प्रकार से टिकट बांटे गए हैं। तो आपने बीजेपी के, आपने और मनीषा ने बंगाल के बीजेपी प्रमुख से बात भी की थी, तो इस बारे में आपको कुछ पता चला हमारे श्रोताओं के लिए कि असल में चल क्या रहा है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी बड़ी शक्तिशाली होगी, पर आई थिंक वो प्रवक्ता हैं उनके, तो यहाँ पे असल सिचुएशन क्या है? हाँ, तो अभी मैं ना झारग्राम में हूँ। झारग्राम मतलब जंगल महल एरिया में आता है। यहाँ पे नक्सलिज्म का बहुत इन्फ्लुएंस था लेट, मतलब बिगिनिंग ऑफ सॉरी 2011-2012 तक बहुत इन्फ्लुएंस था। यहाँ पे 300 लीडर्स थे जो आर्म थे, वो अपना ही गवर्नमेंट चला रहे थे एक्सेट्रा। आपको तो पता होगा वो हिस्ट्री। तो ये रेड कॉरिडोर का एक पार्ट। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक मेजर ऑपरेशन में वो हटाए गए लीडर्स और ये एरिया को कोट अनकोट फ्री किया गया। तो ममता बनर्जी ने इसका क्रेडिट भी लिया था कि हमने जंगल महल को साफ कर दिया। तो यहाँ पे ना एसेंशियली ये दिखाई देता है कि टीएमसी के, सॉरी, जो सीपीआईएम के जो सपोर्टर्स थे, राइट, सपोर्टर्स बोल रहा हूँ मैं, लीडर्स नहीं बोल रहा, जो नक्सलाइट नहीं थे, सीपीआईएम के सपोर्टर्स स्पेसिफिकली थे, या फिर नक्सलिज्म के सपोर्टर्स जो थे, वो जब स्विच हुए टीएमसी की तरफ और अब बीजेपी की तरफ, ये हमको काफी दिखाई दे रहा है। जैसे एक है कि लोगों को जो टीएमसी ने सीपीआईएम के लीडर्स के अगेंस्ट जो अत्याचार किया था ये एरिया में, तो सीपीआईएम के सपोर्टर्स को बहुत गुस्सा है, राइट? तो वो तो टीएमसी ज्वाइन नहीं करेंगे, वो तो बीजेपी आ गया तो वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो एसेंशियली वो लेफ्ट से एकदम राइट चले गए। अगर आप थोड़ा सा दिल्ली सेंट्रिक अगर माइंडसेट लगाओगे तो फिर लेफ्ट से राइट चलेगा। बट एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये ग्रुपिज्म का एग्जाम्पल है, ट्राइबलिज्म का एग्जाम्पल है। आइडियोलॉजी यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि एसेंशियली ये एक पॉलिटिकल वॉर गेम है, राइट? गैंग्स दौड़ रहे हैं और लोग मारामारी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और जिसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसको ज्यादा पावर मिलता है और उसको ज्यादा फायदा होता है। और करप्शन के बारे में तो मैंने बात कर ही लिया। तो जैसे मैंने लास्ट वीक आपको एग्जांपल दिया था बरकपुर का, राइट, अर्जुन सिंह का। अर्जुन सिंह एक ऐसे नेता है जो टीएमसी में बहुत क्लोज थे ममता बनर्जी से। जो शुवेंदु अधिकारी जो उनके अगेंस्ट खिलाफ है, वो भी बहुत क्लोज थे ममता बनर्जी से। ये दोनों शिफ्ट हो गए और बीजेपी में चले गए, राइट? तो एक स्ट्रॉन्गमैन है और शुवेंदु अधिकारी जो है वो बहुत ही लोकल पॉपुलर लीडर है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि ममता बनर्जी के बाद वही सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। हाँ, तो ये दोनों जब शिफ्ट हो गए ना, तो आइडियोलॉजिकल रीजंस के लिए नहीं हुए, कि ऐसे नहीं हुआ कि सडनली उनको लग रहा है कि ओ कम्युनिज्म गंदा है या फिर लिबरल माइंडसेट अच्छा नहीं है और फिर हिंदुत्व की तरफ चले जाते हैं। ये आई थिंक सरफेस लेवल पे टीवी स्टूडियो डिबेट्स में हमको ये इंप्रेशन दिया जाता है कि नहीं नहीं उनका फेरबदल हो गया। दिलीप घोष ने भी जो बोला, मैंने जब उनको पूछा कि मिथुन चक्रवर्ती जो नक्सलाइट थे वो सीपीआईएम में गए, फिर टीएमसी में गए, फिर बीजेपी में आए, तो वो क्या क्या मतलब आइडियोलॉजी है ही क्या उनकी? तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंगली कहा कि हाँ अब आ गए तो हम पढ़ा देंगे हमारी आइडियोलॉजी। तो आप सोचिए, मतलब इसका जवाब का मतलब ये था कि आइडियोलॉजी यहाँ पे मैटर करती ही नहीं है, राइट? यहाँ पे बेसिकली आपको जिस पार्टी में फायदा होगा वहां पे आप स्विच होंगे। जो पार्टी आपको टिकट देगी और आपके इन्फ्लुएंस का यूज करके जीत जाएगी, वहां पे आप चले जाओगे। और काफी केसेस ऐसे हैं कि ममता बनर्जी ने टिकट नहीं दिया तो फिर वो गुस्सा होके चले गए उस साइड, राइट? जो पांचला कॉन्स्टिट्यूएंसी पे स्टोरी की थी, वो एक केस है जहाँ पे मोहित घाटी जो है, जो अगेन एक गुंडा टाइप आदमी है वहां पे, मतलब उनका भी इलीगल बिजनेसेस चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे थे वहां पे। तो वो भी जब शिफ्ट हुए तो वो शिफ्ट हुए क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, राइट? तो दल बदलू जो है ना, वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कुछ कर नहीं रहे हैं। मतलब
स्विच नहीं हो रहे, या फिर हिंदुत्व के लिए अट्रैक्शन हो गया इसलिए कुछ नहीं कर रहे, बट अब पार्टी में आ गए हैं तो उनको वो टॉकिंग पॉइंट्स यूज करने लगे, राइट? जो नैरेटिव ओवरऑल जो बीजेपी का है, जो हिंदू मुस्लिम कम्युनल टेंशंस या फिर डिविजन मतलब पोलराइजेशन पे है, वो भी काफी मतलब वो टॉकिंग पॉइंट्स ही है, एक ही बोल सकते हैं। नहीं तो जैसे ये आपने बात बताई, तो ये टीएमसी से रिलेटेड भी बता दीजिए। मैंने मतलब ये पूछा था ना, ये जो लोग जो टिकट की इच्छा लेकर या तो पार्टी में आए थे या पार्टी में पहले से थे जो टिकट चाह रहे थे, अब काफी न्यूज आ रही है कि वो लोग काफी डिसअपॉइंटेड हैं बीजेपी से भी और टीएमसी की, जैसे आपने बात बिल्कुल की। बिल्कुल तो ये लोग कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं नैरेटिव को, क्या कुछ पता चल रहा है? तो वही ना, बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है कि देखो, आपको अगर टीएमसी और इवन अभी के बीजेपी का अगर आप नेचर देखोगे, बट स्पेशली टीएमसी का नेचर, तो वो एक लगने में टॉप डाउन पार्टी लगती है पर है नहीं, राइट? सो एसेंशियली सीपीआईएम बहुत ऑर्गेनाइज थी। सीपीआईएम इवन कटमनी जब लेते थे तो वो सब्सक्रिप्शन फी बोलकर लेते थे। आप मतलब एक्सटॉर्शन करते थे तो उसके लिए रिसीट मिलता था, और फिर अगर कोई और आया सीपीआईएम का बंदा आपको एक्सटॉर्ट करने के लिए, तो आप रिसीट दिखा के उनको बोल देते थे कि नहीं, मैंने ऑलरेडी ये फी दे चुका हूं मैं, तो वो चले जाते थे। देखो हम आपको लूट रहे हैं लेकिन एक लेजर बनाकर लूट रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से लूट रहे थे, राइट? सो गलत तरीके से नहीं लूट रहे। बिल्कुल, मतलब उसको थोड़ा सा उन्होंने एक सिस्टम ही बना दिया था 34 साल में, 25-35 साल में। अब टीएमसी आया तो उनका सिस्टम पूरा खराब हो गया, वो फैक्शंस बन गए। जो लोकल सीपीआईएम लीडर्स ये करते थे, अब और भी लोग आ गए, बोले कि अरे मैं भी करूंगा। तो अब एक आता है बोलता है कि सीमेंट मेरे से ही खरीदना वरना आपको काम नहीं करने दूंगा। एक आता है बोलता है कि रूपश्री का फायदा चाहिए तो 25,000 रुपए से 5,000 रुपए मुझे दे दो। एक आता है बोलता है कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स मेरे ही आदमी से लेना है। तो ये सब टीएमसी के लोग हैं, पर ये फैक्शंस है। तो गुस्सा इस बात का है कि अभी पहले सीपीआईएम का करप्शन तो था ही, पर अभी टीएमसी का जो करप्शन है वो अलग तरीके का है, अनऑर्गेनाइज्ड है, और अपने ही दबदबे पे लोकल लीडर्स दादागिरी कर रहे हैं। और नैरेटिव ये है कि ममता बनर्जी का कंट्रोल नहीं है अपने पार्टी पर इस एरियाज में, राइट? तो आप सोचिए कि इसका फायदा उठा के बीजेपी एसेंशियली वही लोकल लीडर्स को अपने इसमें शामिल करने की कोशिश कर रही है, राइट? और उसी तरह से हुआ क्या कि जो कुछ लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया, उनको टिकट नहीं मिला तो वो वापस टीएमसी भी चले गए, राइट? तो एक केस हमने देखा। तो ये एक बहुत ही अजीब तरह का पॉलिटिकल इक्वेशन हो रहा है यहाँ पे कि एक तो ऑब्वियसली लोकल गुंडे जो है, जिनको 10 साल से वैसे एक थोड़ा सा पावर ट्रिप ही हो गया था ये, उनको थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी लग रहा है, पर ऊपर से लग रहा है कि हाँ शायद बीजेपी भी हमारे लिए वही करेगी जो टीएमसी कर रही थी, और अगर वो जीत गए तो फिर अच्छा है, तो फिर हम एरिया कंट्रोल करेंगे फिर से। ठीक है मेघना, ठीक है ना? do you want to make an appeal? हाँ मैं अपील कर देता हूँ। मैं जैसे ग्राउंड पे, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है वैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का, इलेक्शन रिपोर्टिंग करने का। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कितनी मेहनत होती है और कितना पैसा लगता है। मतलब वैसे तो मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर है बार्नी, उन्होंने बहुत ही हमारी मदद की है। उन्होंने हमको एक कार प्रोवाइड की है, उनकी गाड़ी चला रहा हूँ बेसिकली मैं हर जगह पे, तो एक थोड़ा सा फ्रीडम भी है। मतलब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, परीक्षित, मनीषा और स्निग्धेंदु हमारे एक फ्रीलांसर है जो लोकल है यहाँ के जर्नलिस्ट, उनके साथ में हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो दिखाई देता है कि हम जो सुबह 6:30 बजे निकलते हैं, वो रात को 10 बजे पहुंचते हैं हम जहाँ पे जाना है वहां पे, और लोगों से बात करते करते फिर ये करते करते बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत तहे दिल से जिन्होंने एनएलसी के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है न्यूज लॉन्ड्री को, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो पैसा दिया है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करके आपके लिए स्टोरीज ला पा रहा हूँ और पर्सपेक्टिव्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि दिल्ली में बैठे मीडिया वाले नहीं दे रहे। मैं अभी ना शार्दुल सही बोलूं तो अभी मैं ट्विटर पे या फिर इस पर टीवी पे जब भी कुछ थोड़ी सी खबरें देखता हूँ,
तो ये रियलाइज होता है कि माय गॉड कितने डिस्कनेक्टेड है ये लोग। मतलब मतलब इतना ऐसे लगता है ना कि मैं दिल्ली में कर ही क्या रहा था ओपिनियन बनाकर। अभी यहाँ पर आकर इतने सारे पर्सपेक्टिव्स एक आध 2 घंटे में ही मिल जाते हैं ना, तो हाँ ऐसा लगता है कि ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग का मुझे अभी सही तरीके से कितना इम्पोर्टेंट है कि ग्राउंड पे रह के लोगों से बात करके पर्सपेक्टिव्स बनाना या फिर ओपिनियन बनाना, ये कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे रियलाइज हो रहा है। और न्यूज लॉन्ड्री में ऑब्वियसली यही एनकरेज किया जाता है कि हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे जाए और ये पर्सपेक्टिव्स लेकर आए, और फिर हमारे एडिटोरियल लोग वो पर्सपेक्टिव्स देकर उस पर थोड़ी सी कमेंट्री और ये करते हैं। जी, तो सही पर्सपेक्टिव पाने के लिए और अंदर की छुपी खबरों के लिए, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी या और कोई पार्टी, बात अगर सही है तो वो आप तक तभी पहुंचेगी जब मीडिया, सरकारों और विज्ञापन जो कॉर्पोरेट लोग देते हैं उनके असर से आजाद होगा। जी, मैं तो आपको पता ही है कि मैं ग्राउंड पे हूँ, तो मैं ना थोड़े से न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्ट्स ही रेकमेंड करना चाहूंगा कि हमने क्या क्या किया है वेस्ट बंगाल में। तो मनीषा का आपने पिछला न्यूज टेंस का एपिसोड तो देखा ही होगा, उसमें उसने एक लेडी को इंटरव्यू किया जिसका एड आ गया था और उनकी आवास योजना के अंडर उनको घर मिला है, पर वो एक्चुअली मिला नहीं था। वो एक है। मैंने एक रिपोर्ट किया है कट मनी पर, क्योंकि यहाँ पर लोग मतलब आई थिंक बाहर दिल्ली में या फिर कहीं भी मतलब वेस्ट बंगाल से बाहर आई थिंक थोड़ा सा समझाना चाहता था मैं लोगों को कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो थोड़ा सा मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वो मैंने रिपोर्ट किया है। और एक रिपोर्ट मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, वो आई थिंक आ जाएगा अभी। मैं स्कीम्स पर एक लंबा रिपोर्ट लिख रहा हूँ कि हमने जहां जहां गए वहां पर स्कीम्स का कितना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उस पर। और एक दिलीप घोष का इंटरव्यू जो हमने किया था वो भी एक है। तो जरूर देखिए और जरूर मतलब हमारा कवरेज फॉलो कीजिए। केरला का भी कवरेज फॉलो कीजिए। और शैलजा टीचर का मैंने इंटरव्यू देखा जो कि काफी अच्छा था, वो भी जरूर देखिए। ठीक, थैंक यू मेघना। तो हम चूंकि चर्चा में समय का भी पूरा हो चुका है हमारा, तो मैं चाहूँगा रिकमेंडेशन जो का राउंड है उसको हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश, आप बताएं हमारे श्रोताओं को क्या रिकमेंड करने वाले हैं इस हफ्ते। मैं जिस किताब का उल्लेख करना चाहूंगा उसकी ऑलरेडी बड़ी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे भी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसको काफी पढ़ा जा रहा है। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब है कौन है भारत माता। ये किताब 2 साल पहले अंग्रेजी में आई थी और अब उसको राजकमल प्रकाशन ने हिंदी में छापा है। उस किताब में खासियत ये है कि एक हिस्सा जो है वो पंडित नेहरू के लेखों का संग्रह है। तो उन लेखों को पढ़ना अपने आप में एक जबरदस्त अनुभव से गुजरना है जी। और उसमें वो लेख भी है जो लेख नेहरू ने छद्म नाम से लिखा था और ये उसमें सवाल उठाया था कि मिस्टर नेहरू में तानाशाही के गुण हैं। और उसके अलावा एक हिस्सा है जिसमें गणमान्य लोगों ने, विचारकों ने, लेखकों ने, साहित्यिकों ने पंडित नेहरू के बारे में लिखा है। तो एक हमको पंडित नेहरू को समझने में वो किताब काफी मददगार हो सकती है, जबकि आज के डेट में कुछ सालों से जिस तरीके से नेहरू को लेके विमर्श रचा गया है उस संदर्भ में और व्हाट्सएप विमर्श में। और अभी लेकिन नहीं, अब तो आजकल तो मेन स्ट्रीम हो गया, आप तो देख रहे हैं मीडिया में भी इस तरीके की बातें होने लगी हैं, टेलीविजन चैनलों पे बात होने लगी है। तो अब वो हाशिए का मसला नहीं रहा, फेक न्यूज इज नाउ मेन स्ट्रीम। और आप इस हिंदी संस्करण के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने अंग्रेजी की किताब की भूमिका को तो उसमें रखा ही है, उन्होंने एक अलग से रखा है। तो पंडित नेहरू को और आज के हमारे समय को या लोकतंत्र के बारे में जो इतनी हम लोग चिंताएं अभी कर रहे थे, इन चीजों को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि हर किसी के पास वो किताब होनी चाहिए। बिल्कुल। आनंद, आप क्या रिकमेंड करेंगे? नहीं, आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, राजनीतिक विषयों पर बातचीत हुई तो अभी एक क्वाड समिट जो हुई थी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जी, तो इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन, पैसिफिक रीजन, तो इसका की जो महत्ता जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फिर से रेखांकित हुई है। तो इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय
मसलों पर उतना मेन स्ट्रीम मीडिया भी ध्यान नहीं देती और नए मीडिया संस्था भी नहीं देते, तो मतलब संस्था नहीं, प्लेटफॉर्म्स कहिए। तो क्योंकि हम ज्यादातर इवेंट ड्रिवन इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते हैं या कोई सनसनीखेज रिपोर्ट या घटना या कुछ, लेकिन उसको इंडो पैसिफिक रीजन क्यों आगे के कई दशकों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला है, इस पर 2010 में एक मॉनसून एशिया रॉबर्ट कैप्लन की किताब आई थी। उसका मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जर्नल में मैंने रिव्यू भी लिखा था उस समय जी। तो मॉनसून एशिया रॉबर्ट कैप्लन की किताब है, उसको पढ़ा जाए, क्योंकि और उसके बाद उन्होंने एक और किताब लिखी है हाल में, उसी का वो एक तरह से सीक्वल है, रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। और इसमें इंडो पैसिफिक रीजन के अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम एक्टिविटीज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें जो है उस महत्व को, और उसके में जो कई लेयर्स हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, अगर आप विद्यार्थी हैं या उसको समझना चाहते हैं तो आप पढ़िए, दोनों अच्छी किताबें हैं। और ज्यादातर उसमें आइडियोलॉजिकल चीजें नहीं हैं, इंफॉर्मेटिव किताब है, सूचना है जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक बात। शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी बेहतरीन किताब है, ज़रूर पढ़नी चाहिए। आनंद ने बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन दिया। तो क्वाड वाली बात की, उसी से जुड़ी हुई एक और बात, अभी अलास्का में इसी हफ्ते अमेरिका और चाइना की समिट हुई। आपको बहुत सारे समाचार चैनलों पर, यूट्यूब पर उनका वीडियो बातचीत का मिल जाएगा, वो देखिए कैसे बात कर रहे हैं। आपको लगेगा नहीं कि विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, विदेश मंत्री वो कह रहे हैं कि मैं तुझे देख लूंगा, तू मिल चौराहे पे मिल, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, मेरे पास भी चक्कू है। बहुत देखने वाला है वो, आपको पता चलेगा कि क्वाड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और अब दुनिया का केंद्र अब यही होने वाला है झगड़े का। जी। दूसरी रिकमेंडेशन है, यूट्यूब पे मुझे एक चैनल मिला, है काफी पुराना पर मुझे अभी मिला, विलेज कुकिंग चैनल। बहुत पुराना है, मैंने अभी देखा। तो जो अम्मा जी बनाती हैं? नहीं, वो कुछ लोग मिलके बनाते हैं खाना, वो एक फैमिली है। ओके। तीसरा रिकमेंडेशन है, अयान की एक रिपोर्ट है असम से, हमारी सीए विक्टिम से जुड़ी हुई, और बीजेपी क्यों वहाँ पे तब भी जीत रही है, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। जी। वो ठीक बात। मेरे एक रिकमेंडेशन तो अभी अचानक से वाले ने बढ़ा दिया, पहले ये उसमें योजना में नहीं था। प्रकाश ने जिक्र किया वो कौन है भारत माता, वो जो किताब जिक्र किया है उन्होंने, तो उस किताब का जो हिंदी संस्करण की जब लॉन्चिंग थी तो एक बड़ी दिलचस्प बातचीत यहीं दिल्ली में हुई थी। पुरुषोत्तम अग्रवाल जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू में, और जावेद अख्तर साहब के बीच में, तो ये दोनों लोगों के बीच में एक बड़ी डीप और बहुत दिलचस्प बातचीत है जवाहरलाल नेहरू के इर्द गिर्द, बदलते हुए आज के माहौल के इर्द गिर्द। तो उस बातचीत को मैं रिकमेंड करूँगा, यूट्यूब पर पड़ा है, न्यूज़ लॉन्ड्री के चैनल पे ही है, यूट्यूब चैनल पर, तो वो आप चाहे तो सुन सकते हैं। इसके अलावा दो डॉक्यूमेंट्री हैं बहुत दिलचस्प, वो मैंने देखी। एक तो प्रकाश ने रिकमेंड की थी कुछ दिन पहले, तो उस नाते मैंने देखी, वो है इनसाइड जॉब, ये जो 2008 का जो डिप्रेशन था, मंदी थी दुनिया में, जिसमें लेमन ब्रदर्स से लेकर सिटी बैंक, तमाम बैंक ढह गए थे अमेरिका के, और पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ गई थी। तो वो एक रिकमेंडेशन मैं करूँगा, अच्छी डॉक्यूमेंट्री। इसके अलावा एक और नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, डाइंग टू टेल करके। ये एक जर्नलिस्ट की कहानी है और बहुत दिलचस्प तरीके से उनके फील्ड में काम काज के दौरान ही रिकॉर्ड की गई, उसमें सीरिया में, अफ़गानिस्तान में उनकी रिपोर्टिंग के दौरान ही रिकॉर्ड की गई है, और गोलियां भी चलते हुए आप रियल टाइम देख सकते हैं बातचीत बाद में। और वो पूरी इतने बड़े बड़े रिस्क लेकर वो कहानियां लोगों के सामने ला रहे थे। तो ये कहानी, दो चीज़ें रिकमेंड करूँगा मैं। शार्दुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आखिर में? मेरा एक और रिकमेंडेशन था, मैं भूल गया। मैं अभी दिल्ली आते हुए मैंने ट्रेन में देखी, एक नेटफ्लिक्स पे नई क्राइम डॉक्यूमेंट्री आई है, मर्डर अमंग द मॉर्मन्स। मर्डर अमंग द मॉर्मन्स। मॉर्मन जो क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट रिलीजन है, जो यूटा में बेस्ड है अमेरिका में। वो 3 एपिसोड की है, लिमिटेड सीरीज, गजब है कि आप देखिए फेथ के पीछे भी कैसे कैसे बिजनेस चलते हैं और उनके पीछे भी अपराध चल रहे हैं। ये सब कर रही एक ही काम रहे हैं, उसके बहाने अलग हैं। मर्डर अमंग द मॉर्मन्स।
इसी तरह की एक और फेथ की आपने बात की, जो बॉस्टन पोस्ट ने जो बनाई थी, उसकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन, वो भी तो चर्च के क्राइम के ऊपर थी, जिसको लगातार छुपाया गया और फिर बाद में असल में ये डॉक्यूमेंट्री है कि वो मॉर्मन फेथ में वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो बड़ा, आप पढ़ेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, तो वो बिजनेस करते हैं जो लोग डॉक्यूमेंट्स का, उनके बीच में। तो आज की चर्चा में हम बस इतना ही हमारे पास वक्त था, और इसको रोकेंगे उससे पहले आप लोगों से एक अपील करना चाह रहे हैं, जो कि हम हमेशा आपसे कहते हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे प्लेटफॉर्म क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो पूरे मीडिया की डिपेंडेंसी है वो विज्ञापनों पर एक हद से ज़्यादा हो चुकी है, और ये सारे विज्ञापन मीडिया को या तो सरकारें देती हैं या फिर प्राइवेट कॉरपोरेशंस देते हैं, और इस चक्कर में बहुत सारी ज़रूरी जो खबरें होती हैं, बहुत सारी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स होती हैं, वो छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि उससे किसी न किसी के हित को नुकसान पहुंचता है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही प्रयास है एक, कि वो आपके समर्थन से, जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फॉलोअर हैं, वो सब्सक्राइबर हैं, वो हमें सब्सक्राइब करते हैं, वो उसमें योगदान देते हैं, उससे न्यूज़ लॉन्ड्री अपनी पत्रकारिता करता है, रिपोर्ट करता है। हमारे तमाम इस समय रिपोर्टर देश के अलग अलग हिस्सों में, केरल में, बंगाल में, असम में चुनाव को कवर कर रहे हैं, तमिलनाडु में वो चुनाव की कवरेज में लगे हुए हैं। हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट है इसी से जुड़ा, जो कि हमारी वेबसाइट पर है, आप उसमें जाएं, उसको अगर आप योगदान देते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे उस टारगेट को पूरा करने में सहयोग दें, ताकि हम इस तरह की तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बंगाल से बड़ी स्टोरीज़ सामने आई हैं, केरल से बड़ी सारी स्टोरीज सामने आई हैं, तो हम और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके सामने ले आएंगे, वो स्टोरीज़ जिनका हित आपसे है, जनहित से है, जिनका लेना देना। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देंगे। प्रकाश, आनंद, शार्दुल, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और सभी को होली की शुभकामनाएं। और हाँ, बड़ी दिलचस्प याद दिलाई एक चीज़, होली है इसके बाद, ये जब आप लोग सुनेंगे पॉडकास्ट, इसके ठीक बाद होली है, तो होली से पहले का ये आखिरी पॉडकास्ट है। आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। कोरोना है, बच बचा कर खेलें, लेकिन होली खेलें ज़रूर। होली खेलें, लेकिन रंग से नहीं, अपने मनमुटाव मिटाकर। न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।